रिकॉर्डिंग इन। अच्छा बच्चों, अगर हम पहले आपके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसके अंदर आपने देखना है कि है क्या। फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि एक तरह का यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखो बच्चों, a 55-year-old man with a history of chest radiation for non-Hodgkin lymphoma 10 years ago present with treatment resistant heart failure। उसने क्या कहा है, आपके पास एक बंदा आता है, उसको जनाब 10 साल पहले का एक तरह का लिम्फोमा था और उसको उसने क्या किया, एक तरह की रेडिएशन की हिस्ट्री है। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर जो एग्जामिनर नोट कर रहा है वो क्या एक तरह का लिम्फोमा के पेशेंट रेडिएशन की हिस्ट्री है, ठीक है बच्चों, और उसके बाद जनाब एक तरह का हार्ट फेलियर के लिहाज से उसको ट्रीट किया जा रहा है। अटॉप्सी रिवील्ड डेंस फाइब्रस टिश्यूज एंड calcification विद इन द पेरिकार्डियल स्पेस, severely restricting diastolic filling। Which of following physiological examination finding was most likely present in this patient? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं बच्चों कि ऐसी वो कौन सी पेरिकार्डियम की डिजीज होती है जिस पेरिकार्डियम के अंदर आपकी काल्सिफिकेशन हो जाती है और काल्सिफिकेशन होने की वजह से आपकी जो फीलिंग होती है वो एक तरह की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। पहले मुझे ये बताएं कि हाँ जी जनाब, आपकी ऐसी कौन सी एक तरह की बच्चों डिजीज होती है जिसके अंदर आप ये देखते होते हो कि आपका एक तरह का पेरिकार्डियम की जो फीलिंग होती है वो रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है और आपकी पेरिकार्डियम के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाती है। शाबाश। हाँ जी, तो एक आंसर आया कि कंसेंट्रिक, एक आया एओर्टिक स्टेनोसिस। ओके, और बच्चे कोई? शाबाश शाबाश शाबाश। पहले तो मुझे डिजीजेस के बारे में बताएं ना, फिर जिसने डिजीज डायग्नोज सही की वही इसका बता सकेगा। अभी तक दो बच्चों का रिस्पांस आया, एओर्टिक स्टेनोसिस फहद तीसरा ठीक हो गया। ओके, एओर्टिक स्टेनोसिस। अच्छा जी, और और कोई। बस तीन बच्चों ने बताया, क्या बात है। हमारे पास कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस आ गया, वेनस डिस्टेंशन का साइन मिलता ही। अच्छा जी, पेरिकार्डाइटिस। देखो बच्चों, से एक सिंपल सी बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर कभी भी आप लोगों के पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर वो पेरिकार्डियम की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर एक तरह की इयोर्टिक वाल्व का कोई प्रॉब्लम है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इसका इयोर्टिक स्टेनोसिस आंसर है, ओ भाई इयोर्टिक स्टेनोसिस के अंदर क्या आपकी पेरिकार्डियम की स्टेनोसिस होती है? मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, क्या आपकी पेरिकार्डियम की स्टेनोसिस होती है जहां पे आप एओर्टिक स्टेनोसिस देखते हो जिसमें कैल्सिफिकेशन होती है? एओर्टिक स्टेनोसिस में आपके एओर्टिक वाल्व की कैल्सिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि पेरिकार्डियम के अंदर आपकी कैल्सिफिकेशन हुई हुई है। तो बच्चों, वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर आपकी पेरिकार्डियम के अंदर आपकी कैल्सिफिकेशन होती है उस कंडीशन को हम कहते होते हैं कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा बच्चों आप लोगों ने गौर से समझना है और इसको हम देखते हैं कि है क्या। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर जो चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चों आपके ब्लड जो है वो जनाब हार्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है, आप सबको पता है कि हार्ट के अंदर जब ब्लड आएगा तो वो कौन लेके आएगा? आपने कहना होता है कि हार्ट के अंदर अगर ब्लड लेके आता है बच्चों तो आपको ये पता होना चाहिए कि जस्ट इमेजिन, चलो मैं इधर से आपको एक तरह का बताता हूँ। अगर ये फॉर एग्जांपल बच्चों आपका हार्ट है, ठीक है, और आपने कहना ये राइट एट्रियम है बच्चों, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद बच्चों आप ये देखो कि अगर फॉर एग्जांपल सुपीरियर वेना के हुआ आपका जो ब्लड है वो यहाँ से इधर राइट एट्रियम के अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि नॉर्मल क्या होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है, ऐसा ही है। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर जब ये ब्लड जाएगा तो आपका राइट वेंट्रिकल क्या होगा, एक तरह का बच्चों डिस्टेंड होगा, क्या होगा, एक तरह का डिस्टेंड होगा। अब एक लम्हे के लिए बच्चों आप खुद समझें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर एक ये कंडीशन देखने को मिल रही है कि आपकी पेरिकार्डियम की कैल्सिफिकेशन हो गई है, पेरिकार्डियम की क्या हुई, एक तरह की कैल्सिफिकेशन हो गई। उसके बाद क्या हुआ, पेरिकार्डियम की क्या हुई, एक तरह की आपने कहना है आपकी फाइब्रोसिस हो गई। मेरा अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि जब आपकी पेरिकार्डियम की कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस होगी तो इसके नतीजे में क्या आपकी पेरिकार्डियम जो होगी वो डिस्टेंड होगी बच्चों? शाबाश, ये बताइएगा बच्चों, क्या आपकी पेरिकार्डियम डिस्टेंड होगी? जल्दी जल्दी सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी इसको कवर करें। तो आपने कहना है कि पेरिकार्डियम की डिस्टेंशन नहीं होती। जब आपकी पेरिकार्डियम की डिस्टेंशन नहीं होती तो जितना आपके वेंट्रिकल के अंदर यहाँ तक फ्लूइड आना था, अब आपका फ्लूइड क्या आएगा, कम आएगा। तो आपकी जो वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी वो बच्चों कम हुई कि ना हुई? आप ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है वो आपकी कम हो गई। जब आपकी वेंट्रिकुलर फीलिंग कम हो गई बच्चों, तो आपने ये कहना होता है कि कार्डिक आउटपुट भी आपकी कम हो गई। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि वेंट्रिकुलर फीलिंग आपकी कम है, जितना आपका वेंट्रिकुलर फीलिंग होता है, आपका एक तरह का हार्ट के अंदर जितना आपका ब्लड यहाँ पे पाया जाता है वेंट्रिकल के अंदर, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका कार्डिक आउटपुट भी उतना होता है।
लेकिन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर आपकी पेरिकार्डियम की कैल्सिफिकेशन की वजह से आपकी पेरिकार्डियम जो होती है वो डिस्टेंड नहीं होती, जिसकी वजह से आपने कहना है कि आपकी पेरीलोड जो होता है या वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। जब वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम कम जाता है तो इसकी वजह से जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, आपका बाहर भी कम निकलेगा। तो कार्डिक आउटपुट क्या होगी बच्चों, कम होगा। ठीक हो गया, ये आपने कहना होता है। जब आपका कार्डिक आउटपुट ही कम है तो आपके सिस्टम्स के अंदर जो ब्लड जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी को जो ब्लड मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपने कहना कम मिलेगा। तो जब आपकी बॉडी को जो ब्लड मिलेगा वो भी कम मिलेगा, तो आपकी जो वेनस रिटर्न होगी बच्चों वो क्या होगी, आपने कहना है कि वेनस रिटर्न भी आपकी क्या होती है, एक तरह की कम होती है बच्चों। क्या होती है, एक तरह की वेनस रिटर्न भी आपकी क्या होती है, एक तरह की बच्चों कम होती है। अब यहाँ पे एक जो मजे का पॉइंट है वो बच्चों पता क्या है, आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, एक इंसान के अंदर नॉर्मल ये होता है कि फॉर एग्जांपल इस कंसेप्ट को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ये आपका एक तरह का हार्ट है, ये राइट एट्रियम है बच्चों, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। जैसे ही आपके राइट एट्रियम से आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है इंस्पायरेशन के अंदर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि आपने कहना होता है कि ब्लड सारे का सारा आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाना चाहिए, ऐसे ही है इंस्पायरेशन के अंदर। जैसे ही आपका राइट एट्रियम से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर जाना चाहिए इंस्पायरेशन के अंदर, तो आपकी जो जुगुलर वेन है वो एक तरह की एम्प्टी हो जानी चाहिए। समझ आ रही बच्चों, जो जुगुलर वेन होनी चाहिए वो क्या एक तरह की एम्प्टी हो जानी चाहिए। अब आप खुद सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी इंसान के अंदर ये पेरिकार्डियम वैसे ही फाइब्रोस्ट हो चुकी है, तो जब इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब वेनस रिटर्न आएगा, तो आपका ब्लड नीचे जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, शाबाश बच्चों मुझे ये बताइएगा। तो आपने कहना है कि आपका ब्लड नीचे की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि आपका ब्लड जो होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब आपका ब्लड जो होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो आपने कहना है कि जो आपकी जुगुलर वेनस होगी उसके अंदर आप डिस्टेंशन देखोगे। तो वो कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर इंस्पायरेशन के अंदर आपकी जुगुलर वेनस डिस्टेंशन देखी जाए, नॉर्मल एक इंसान के अंदर क्या होता है कि आपकी इंस्पायरेशन के अंदर आपकी जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हम नहीं देखते, क्योंकि जो ब्लड होता है वो आपकी जुगुलर वेन से सारे का सारा कहाँ आता है, आपका हार्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आपकी पेरिकार्डियम की calcification हो जाएगी, तो आपकी जो पेरिकार्डियम जो हार्ट होगा वो एक तरह का डिस्टेंड नहीं होगा। जब आपका हार्ट डिस्टेंड नहीं हो पाता, तो आपने ये कहना होता है कि आपका ये फ्लूइड जो होगा वो वेंट्रिकल से एट्रियम और एट्रियम से जनाब आपकी जुगुलर वेन के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से जुगुलर वेनस डिस्टेंशन देख लेते हैं। और वो कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर इंस्पायरेशन के अंदर अगर आप अंदर अगर आप जुगुलर वेनस डिस्टेंशन देखते होते हो बच्चों, तो इस कंडीशन को हम ये कहते होते हैं कि ये आपका कॉस्मल साइन है। ये कौन सा साइन आपका, एक तरह का बच्चों कॉस्मल साइन है। तो मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों कि कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अगले कॉजेज क्या हैं। बच्चों कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के कॉजेज जो हम देखते होते हैं, इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर सबसे पहले आपने कहना है कि आइडियोपैथिक हो सकता है, कोई ल्यूकी आपके रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, टीबी हो सकती है। ठीक है बच्चों, टीबी की वजह से हो सकता है, आपने कहना है। और टीबी जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो कि ये करवाता होता है, जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होता है। कैंसर हो सकता है, ये आपने कहना है। तो अब आप लोग खुद इस बात को समझो कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह बच्चों पूछता है कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है, मैं इसी को क्वेश्चन को इधर बना के आपको सामने जो है वो एक तरह का लिख के बताता हूँ, कि अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे बच्चों इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि उसके अंदर क्या हुआ, एक तरह की रेडिएशन की हिस्ट्री लगी, उसकी रेडिएशन के बाद उसने क्या कहा कि एक तरह का उसके अंदर पेरिकार्डियम क्या होगी, एक तरह की फाइब्रोस हो गई, या फिर एक तरह की क्या होगी, एक तरह की कैल्सिफिकेशन हो गई। जैसे ही उसकी पेरिकार्डियम की कैल्सिफिकेशन हुई, तो इसके अंदर आपने क्या कहना होता है बच्चों, आपने ये कहना होता है कि जैसे ही आपकी पेरिकार्डियम की कैल्सिफिकेशन होती है, तो इसके नतीजे में अब आपकी जो हार्ट के जो वाल होते हैं वो एक तरह का वेंट्रिकल जो होते हैं एक तरह के डिस्टेंड नहीं होते। वेंट्रिकुलर डिस्टेंशन जो होती है बच्चों आपकी एक ना कहना आपने कहना कम हो जाती है। जैसे वेंट्रिकुलर डिस्टेंशन कम होती है, तो आपने कहना है कि आपके हार्ट के अंदर जो फ्लूइड आता है वो आपका कम आता है। जब आपका हार्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है वो जनाब आपका कम आता है, तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि जो कार्डिक आउटपुट होती है वो आपकी एक तरह की कम आती है। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने कहना है। और इसके नतीजे में आपने कहना है कि नॉर्मल एक इंसान के अंदर होता क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर ये होता है कि जब आप इंस्पायरेशन करते हो, तो आपका सारे का सारा जो ब्लड होता है वो जनाब आपकी जुगुलर वेन से आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर आपने इंस्पायरेशन की, ठीक है, और उसके नतीजे में आपका ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इस तरह बल्कि ना आए, बल्कि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम के अंदर जाए, और राइट एट्रियम से जनाब आपकी जुगुलर वेन के अंदर जाए, और जिसके नतीजे में जुगुलर वेनस डिस्टेंशन करवा दे, तो आपने कहना होता है इस साइन को हम कहते होते हैं बच्चों कॉस्मल साइन। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये देखते होते हो। अब मुझे ये बताएं कि हाँ जी जनाब, कोई ऐसी बात जो यहाँ बुक पे लिखी और हमने ना की हो। इसके अंदर हम एक और साइन देखते हैं जिसको हम कहते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिस, उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि बच्चों वो क्या होता है, बस 2 मिनट के बाद। ठीक हो गया, क्योंकि उसका क्वेश्चन मैंने एक डाला हुआ है आपके यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है बच्चों, शाबाश, आपने ये कहना होता है कि अभी
हम यहाँ पे आए और सारी की सारी जो बात है बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है कि कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है। आपको मैंने बता दिया कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस हो जाती है, calcification, लिमिटेड स्पेस फॉर एक्सपेंशन, लो वेंट्रिकुलर फीलिंग है, आइडियोपैथिक हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, टीबी जो हो सकता है वो करवा सकता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम, कार्डियक आउटपुट कम, वेनस स्ट्रेंथ कम। उसके बाद क्या आपने कहना पल्मोनरी एडीमा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हम देखते हैं, कॉस्मल साइन देखते हैं, पल्सिस पैराडॉक्सिस, ये सारा कुछ ठीक हो गया बच्चों। तो जो क्वेश्चन है उसका आपको मेरे ख्याल में जो आंसर है वो एक तरह का मिल गया होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या 54-year-old विद हिस्ट्री ऑफ द चेस्ट रेडिएशन फॉर नॉन हॉजिकिन लिम्फोमा 10 years ago present with the treatment of the resistant heart failure, autopsy revealed dense fibrous tissues and calcification with the pericardial space, severely restricting the diastolic filling, which of following physical examination finding was most likely present in this patient। तो आपने क्या कहना है? आपने कहना कॉस्मल साइन। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे वो बंदा पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, मेनली आपने कॉस्मल साइन की तरफ जाना है बच्चों को, ये हम लाजमी देखते होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कहा गया, अ 38-year-old woman dies suddenly from a left anterior descending artery occlusion with autopsy revealing a wire loop glomerular changes and small vegetation on both surface of mitral valve. These classic findings, specifically Lieberman sac, endocarditis एंड ल्यूपस नेफ्राइटिस, आर हॉलमार्क ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर गौर से देखो कि आपने क्या कहना होता है बच्चों, कि एक ऐसा पेशेंट जिस पेशेंट के अंदर जनाब आप कोई एसएलई हो, ठीक है। एसएलई पेशेंट के अंदर आप क्या देखते होते हो बच्चों, कि इसके अंदर अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभी हमें आपके एक टॉपिक है जिसका हम कहते होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। उसके हालांकि मैंने क्वेश्चंस काफी ज्यादा ऐड भी किए हैं, तो इसको भी मैं एक थोड़ा सा अभी इधर बताऊंगा, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होंगे उनके साथ मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपने कहना होता है कि वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर फॉर एग्जांपल आप पेशेंट के अंदर मरमर देखें, ठीक हो गया बच्चों, और साथ आप फीवर देखें, तो आपका जो पहला डायग्नोज होना चाहिए वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होना चाहिए। अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि एक पेशेंट है जिस पेशेंट के अंदर आप फीवर देख रहे हो और मरमर देख रहे हो, तो पहला जो आपका डायग्नोज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक तरह का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होना चाहिए। अब देखें, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस नाम से पता चल रहा है कि हाँ जी जनाब, ये किसी भी बंदे के अंदर एंडोकार्डियम की इन्फ्लामेशन हो रही है, किस वजह से, ड्यू टू इन्फेक्शन। लेकिन आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि लाजमी नहीं है कि एंडोकार्डियम की इन्फ्लामेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फेक्शन की वजह से ही हो। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिस कंडीशंस के अंदर आपकी एक तरह की एंडोकार्डियम की इन्फ्लामेशन हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के अंदर आपके एंडोकार्डियम की जो है वो इन्फ्लामेशन हो सकती है आपकी इन्फेक्शन के अलावा। तो आपने कहना है कि उनमें से एक डिजीज होती है बच्चों आपकी एसएलई की डिजीज। एसएलई की जो डिजीज होती है, जैसा कि आप ये समझो कि हाँ जी बच्चों कि आपका एक तरह का ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते होते हैं माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व के ऊपर और यहाँ पर आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, आपके फिब्रन की डिपोजिशन हो जाती है। तो एक तरह की फिब्रन लाइक जो होती है वो जनाब आपके वाल्व के ऊपर यहाँ पे एक तरह की डिपोजिशन हो जाती होती है, ठीक हो गया बच्चों। तो जब ये यहाँ पर डिपोजिशन होती है तो इसको आप ये कहते होते हो कि हाँ जी जनाब, ऊपर भी नीचे भी। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना होता है कि ये आपका एक तरह का नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, और ये किसके अंदर हम देखते हैं, एसएलई के अंदर देखते हैं। दूसरा आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि और ये किसके अंदर देख सकते हैं बच्चों, आपने कहना है कि मलिग्नेंसी के अंदर भी देख सकते हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर आप एंडोकार्डाइटिस देख रहे हो, तो हाँ हम मानते हैं कि उसका जो बहुत बड़ा जो कॉज है वो एक तरह का क्या है, हमें ये पता है कि हाँ जी जनाब, उसका जो बहुत बड़ा कॉज होता है वो जनाब आपकी इन्फेक्शन है। लेकिन लाजमी नहीं है कि जिस बंदे के अंदर भी आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखो उसके अंदर लाजमी ही इन्फेक्शन हो। कोई कोई बंदा आपके पास ऐसा भी आ सकता है जिसके अंदर इन्फेक्शन ना हो और उसके अंदर आप ये देखते हो, उसको हम कहते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पर देखें, आल्सो नोन एज ए मेरेंटेरिक एंडोकार्डाइटिस, रेयर नॉन इन्फेक्टिव वेजिटेशन टिपिकली अराइज फ्रॉम द माइट्रल और द एओर्टिक वॉल कंसिस्ट ऑफ द स्टीराइल। स्टीराइल का मतलब क्या बच्चों, स्टीराइल का बच्चों मतलब ये होता है कि हाँ जी जनाब, कोई पैथोजन यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक तरह का बिल्कुल ठीक है। प्लेटलेट्स यहाँ पे थ्रम्बस होता है, डिसलॉज इजीली। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते होते हैं बच्चों, एक तरह का यूजली आसिम्प्टोमेटिक अंटिल एम्बोलिज्म अकर एसोसिएटेड विद हाइपरकोगुलेबल स्टेट, किसके अंदर, जैसे कि मैलिग्नेंसी के अंदर पूछा जा सकता है बच्चों, एडिनोकार्सिनोमा, और एसएलई के अंदर पूछा जा सकता है। और एसएलई के अंदर जब आपका माइट्रल वाल्व आपका इन्वॉल्व होता है और आपका एक तरह का एंडोकार्डाइटिस करवाता है, तो इस तरह के एंडोकार्डाइटिस को आपका जो आपका प्रेगनेंसी के अंदर होता है, और सॉरी आपका आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जो आपका एक तरह का एसएलई के अंदर होता है उसको हम कहते हैं लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस कहते होते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ ये बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, एक तरह का एसएलई बनता है। तो ये इजी क्वेश्चन है ये एक तरह का। अगर ये किसी का गलत हुआ है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, अगर ये किसी का गलत हुआ है तो भाई ये गलत बात है। ऊपर वाला हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि चलो कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कहीं भी एक एमसीक्यूज
आपका क्लियर। आगे देखिए आगे क्या सीन क्या है। आगे अ 46 ईयर ओल्ड मैन इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द राइट लेग स्वेलिंग एंड डायग्नोज्ड विद अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, पहले ही उसने बता दिया कि एक 46 ईयर बंदा है, उसको डीवीटी है। शॉर्टली आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट ही सडनली डेवलप राइट साइडेड वीकनेस एंड फेशियल ड्रॉप्स। तो इसका मतलब है कि अगर किसी बंदे के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है और उसके बाद जनाब उसकी वीकनेस होगी ब्रेन के अंदर, तो आपके ब्रेन के अंदर क्या चला गया, एक तरह का एम्बुलेंस चला गया, आप यहां तक जा सकते हो। A CT had confirmed an acute ischemic stroke involving the left middle cerebral territory। तो उसने खुद ही बता दिया कि हाँ जी जनाब एक बंदा था जिसको पहले डीवीटी थी, डीवीटी के बाद उसका जनाब थ्रम्बस जो है वो एक तरह का डिसलॉज हुआ, डिसलॉज होकर जनाब आपने ये कहना होता है कि एक तरह का आपने कहना है कि आपका मिडल सेरिब्रल जो आर्टरी होती है वहां पे चला जाता है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी के अंदर जब ये जाएगा तो ब्रेन को जो सप्लाई होगी बच्चों को एक तरह की कम मिलेगी, जिसकी वजह से आपने कहना है कि इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन दिस पेशेंट। तो इस पेशेंट के अंदर आप क्या देखोगे बच्चों, यार एक सिंपल सा लॉजिक आप ये समझो कि फॉर एग्जांपल बच्चों एक आपके पास एक बंदा आता है, ये भी आपका एक इजी क्वेश्चन, आप ये कह सकते हो कि ये मिडल एक मीडियोकर क्वेश्चन है, आपका बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन ये नहीं है। तो साथ साथ मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि तो आप लोगों को पता लगता जाए कि हाँ जी जरा वजह क्या है। देखो बच्चों आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि जस्ट इमेजिन करें, ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल एक तरह का आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर आपको पता है ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक हो गया। यहाँ पे जनाब आपने कहना है कि आपकी एक तरह की वेन है जिसको हम कहते हैं डीवीटी है। डीवीटी के अंदर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब यहाँ पे आपने कहना है कि वेन के अंदर यहाँ पे क्या बन गया, एक तरह का क्लॉट बन गया। ये क्लॉट अब हुआ क्या, ये क्लॉट जनाब आपका इधर से मूव हुआ, मूव होता 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 आपका इन्फीरियर वेना के वजह से राइट एट्रियम के अंदर गया। जैसे ही इन्फीरियर वेना के वजह से बच्चों आपके राइट एट्रियम के अंदर जाता है, ठीक हो गया, तो आपने ये कहना होता है कि यार यहाँ से ये जनाब आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर जा सकता है, यहाँ से अब किस वजह से अगर ये सेप्टल डिफेक्ट हो तो, अगर ये सेप्टल डिफेक्ट हो तो आपने कहना है कि अगर ये सेप्टल डिफेक्ट हो तो ये क्या हो सकता है, एक तरह का बच्चों आपने कहना है कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया, लेफ्ट एटीएम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ईओटा के अंदर गया, ईओटा से आपको पता है ईओटिक आर्च बनती है, और ईओटिक आर्च से क्या बनता है, ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक बनता है। ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक का एक जो पार्ट होता है उसको हम सब क्लेविन आर्टरी कहते होते हैं, दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉमन करोटिड आर्टरी। तो ये जनाब इधर से कॉमन करोटिड आर्टरी के अंदर चला गया, कॉमन करोटिड आर्टरी के अंदर जैसे क्या, तो कॉमन करोटिड आर्टरी आपके ब्रेन को सप्लाई करती है। तो आपने कहना है कि आपका जो ब्रेन होता है उसको जनाब एक तरह की ब्लड की सप्लाई फिर नहीं मिल पाएगी। तो बात करने का जो मकसद है वो क्या है, हाँ जी जनाब, तो अगर आपसे कोई भी बंदा ये पूछता है कि हाँ एक बंदा आपके पास आता है, उस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि एक तरह का पहले डीवीटी है, उसके बाद बच्चों उसका दिमाग की इन्वॉल्वमेंट हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्यों हो रही है, तो आपने कहना होता है कि देखेंगे डीवीटी की वजह से ये जो क्लॉट होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जैसे ये क्लॉट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये आपके राइट एट्रियम के अंदर आएगा, राइट एट्रियम से जनाब यहाँ पे आपका सेप्टल डिफेक्ट होता है, इधर से क्रॉस करके ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक आर्च के अंदर जाएगा, एओर्टिक आर्च से ये कॉमन करोटिड आर्टरी के अंदर जाएगा, कॉमन करोटिड आर्टरी से ये ब्रेन के अंदर जाएगा। जब ये ब्रेन के अंदर जाता है तो आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इस बंदे के अंदर हम क्या देख रहे हैं, एक तरह का वीकनेस देख रहे हैं। तो सिंपल आपने ये समझा कि हाँ जी जनाब पहली बात ये है कि ये आप किसके अंदर देखोगे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर देखोगे। तो एक आपका आंसर क्लियर हुआ कि हाँ जी जनाब आप एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में देख सकते हैं। ठीक होगा बच्चों, नंबर वन। नंबर टू जो बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है कि वो एम्बोलिज्म जो आपका डीवीटी से आपका क्रॉस करके आपके रेट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को क्रॉस करके आपके ब्रेन के अंदर चला जाए और स्ट्रोक करवाए, इस तरह के एम्बोलिज्म को हम कहते होते हैं बच्चों पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म कहते हैं बच्चों। मैं आपको अभी आपकी बुक से रीड भी करवाता हूँ, कोई बच्चे कहेंगे कि हाँ जी जनाब ये पता नहीं कहाँ पढ़ाया था या कहाँ पे लिखा हुआ, हमें तो इस बात की समझ नहीं आती, ताकि उनके जो सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो उसके माइंड से एक तरह के दूर भी कर सके हम साथ साथ। तो यहाँ पर देखें बच्चों कि आपका एक तरह का मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जहाँ पर हम लोगों ने बच्चों ये कहा था कि फॉर एग्जांपल कि फीटर सर्कुलेशन से, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरह का व्हाई नॉट एट्रियोवेंट्रिकुलर, कौन सा क्वेश्चन का, इसी का पूछ रहे हैं आप मुशाल खान? एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड की बात कर रहे हैं आप? ओके ओके, मुझे पता लगा। अच्छा, आपका वो हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन एट्रियोवेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स ज्यादा दिखाएगा वो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स।
समझ आ रही है? किसके सिम्पटम्स आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्पटम्स जो होते हैं वो एक तरह के लाज़मी दिखाता होता है बच्चों। फिर आपने कहना होता है कि अगर ऐसा हो तो आपका क्या होगा, एक तरह का पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जो सिम्पटम्स होते हैं वो एक तरह का लाज़मी दिखाने होते हैं। ये आपने याद करना होता है। अच्छा, तो आपको ये पता चला कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो क्लॉट होगा वो इधर से दूसरी तरफ मूव करेगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म कहते हैं। यानी कि ये एक इधर से दूसरी तरफ मूव कर रहा है बच्चों। अब देखें, ये क्या लिखा हुआ है आपका, कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म वेनस थ्रोम्बोएम्बोली एंट्री द स्टमक। यहाँ पे देखें, वो बंदा जिसके अंदर पेटेंट फोरामेन वेल है। पेटेंट फोरामेन वेल का मतलब क्या है कि फोरामेन वेल कहाँ पे पाया जाता है, आपने कहना एट्रियल सेप्टा के अंदर पाया जाता है। और नॉर्मली आफ्टर द बर्थ ये फोरामेन वेल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी इंसान के अंदर फोरामेन वेल क्लोज ना हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन वेल। और ये फोरामेन वेल अगर ओपन है तो किसका डिफेक्ट है, एट्रियल सेप्टा का डिफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, काज बाय फेलियर ऑफ द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकंडम टू फ्यूज after birth most are left untreated, okay, can lead to paradoxical embolism venous thromboembolism entering into the systemic arterial circulation through the right to left shunt as can occur in atrial septal defect। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपने कहना होता है बच्चों कि एक तरह का ये। अब आपको एक तो पता चल गया कि हाँ जी जनाब वो पेशेंट है जिन पेशेंट के अंदर आपका एएसटी होता है उसके अंदर आप कौन सा एम्बोलिज्म देखते हो, आपने कहना पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म देखते हैं। ये आपका पता चल गया। हमने कहा कि वो एएसटी का पेशेंट है। आगे देखें कि एएसटी के पेशेंट्स के अंदर क्या होता है बच्चों। बच्चों सिंपल सी बात है, आपके एएसटी के पेशेंट्स वो होते हैं जिस पेशेंट्स के अंदर आप देखते होते हो कि फिक्स्ड वाइड स्प्लिटिंग और ये रिस्पायरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती। स्प्लिटिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग आपको पता होना चाहिए कि वो कंडीशन है जिसके अंदर आपने कहना है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर आप ये देखो कि सेकंड हार्ट साउंड अगर आप एबनॉर्मल सुनते हो, स्प्लिटिंग है क्या, यहाँ पे हम स्प्लिटिंग की तरफ आते हैं। इस बात को कौन कौन से बच्चों को स्प्लिटिंग नहीं आती, ताकि वरना मैं करवा दूं। शाबाश, कौन-कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको स्प्लिटिंग सही तरह नहीं आती? वो कहता है कि सर जी हमें कांसेप्ट बता दें। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें। कोई ऐसा बच्चा जिसको स्प्लिटिंग वाला कांसेप्ट नहीं आता वो बता दे। मैं फिर कह रहा हूँ। वरना ओके, अगर ओके, 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 ओके। अब देखो बच्चों, अब फॉर एग्जांपल स्प्लिटिंग का बेसिकली मतलब बच्चों ये होता है कि आपकी एक तरह की जो सेकंड हार्ट साउंड होती है उसके अंदर कोई ना कोई एक तरह का प्रॉब्लम है। ठीक हो गया? मतलब कि आपने ये कहना होता है कि सेकंड हार्ट साउंड जो होगी उसके अंदर ये एओर्टिक और जो पल्मोनरी वाल्व है वो एट अ सेम टाइम आपका क्लोज नहीं हो रहा। जब आपका एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व आपका एट अ सेम टाइम क्लोज नहीं आ रहा तो इसकी जो सेकंड हार्ट साउंड होगी उसकी आवाज के अंदर थोड़ी-सी आपकी एक तरह की आगे-पीछे आप देखोगे, जिसके अंदर आपने कहना है कि लब-डब नहीं बल्कि लब-ड्रब देखोगे। क्या देखोगे एक तरह का? लब-डब नहीं बल्कि क्या देखोगे एक तरह का? लब-ड्रब देखोगे। ठीक हो गया? अब इस पेशेंट के अंदर आपने ये कहना होता है बच्चों कि जिस पेशेंट के अंदर जैसा कि आपने ये देखा कि एक तरह का ये आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो ब्लड होगा वो आपको पता है कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और इस बात का आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ब्लड का जो फ्लो होता है बच्चों वो आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है? आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है। अब आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ब्लड ज़्यादा होता है तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि आपका ब्लड आपका लेफ्ट से राइट की तरफ क्या ठीक हो गया। जैसे ही आपका आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, 1 मिनट, 1 मिनट बस रुकिएगा। डॉक्टर नसीम मेरा क्लास चल रहा है, वो कह रहा है हाउ मतलब कि एओर्टिक स्टेनोसिस कैन कॉज़ जीआई ब्लीडिंग, हाउ? उसको मैंने कहा जॉइन क्लास, आई टेल यू। अच्छा जी, अब देखिए कि आगे का क्या सीन है। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट से एक तरह का राइट साइड पे प्रेशर होता है। तो बच्चों आप खुद सोचो कि अगर लेफ्ट से राइट साइड की तरफ प्रेशर होगा, तो आपका लेफ्ट साइड का जो ब्लड होगा वो राइट एट्रियम के अंदर आएगा। जब लेफ्ट साइड का ब्लड आपका राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा। तो आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल की निस्बतन नहीं हो जाएगा। ऐसा ही है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड कम होगा, राइट वेंट्रिकल की तरफ आपका ब्लड जो होगा वो ज़्यादा होगा। जब आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होगा वो आपका एक तरह का ज़्यादा होगा, तो इसके नतीजे में राइट वेंट्रिकल का जो पल्मोनरी वाल्व है उसको क्लोज़ होने में भी तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा ना बच्चों। तो जब आपका पल्मोनरी वाल्व को क्लोज़ होने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा और आपके पल्मोनरी वाल्व को एक तरह का आपने कहना है कि एओर्टिक वाल्व को कम टाइम लगेगा, ठीक है? तो इसके नतीजे में क्या कहना है कि पल्मोनरी वाल्व आपको लेट सुनाई देगी और एओर्टिक वाल्व आपको जल्दी सुनाई देगा, ऐसे ही है? तो वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर बच्चों आपका एओर्टिक साउंड आपको जल्दी सुनाई देगी और पल्मोनरी साउंड आपको लेट सुनाई दे, ठीक हो गया? और आपने ये कहना होता है कि इसके आपकी रिस्पायरेशन के ऊपर डिपेंड करे ही ना। नॉर्मल क्या होता है कि आपकी स्प्लिटिंग आपकी रिस्पायरेशन के ऊपर डिपेंड करती होती है बच्चों। और ये स्प्लिटिंग आपकी कहाँ पे डिपेंड ना करे, रिस्पायरेशन के ऊपर डिपेंड ही ना करे, ठीक हो गया? तो आपने कहना होता है कि इस तरह की स्प्लिटिंग को हम कहते होते हैं फिक्स्ड
उसके बाद आपने कहना वाइड स्प्लिटिंग, फिक्स्ड वाइड स्प्लिटिंग कहते होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर था, जो इतना बड़ा जो स्टेटमेंट और ये सारा कुछ था। कोई ऐसा बच्चा जिसको एक भी बात की समझ नहीं आई, वो बच्चों दोबारा पूछ सकता है कि हाँ जी जनाब ये है क्या। तो हमने कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि इसके अंदर बच्चों क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है वो क्या है, A 46-year-old man is hospitalized for the right leg swelling and diagnosed with DVT. Okay जी, आपको पता लग गया। Shortly after starting treatment, he suddenly developed the right-sided weakness and facial drops. A CT scan of head confirms an acute ischemic stroke, left middle cerebral artery. Which of following physical examination finding is most likely present in this patient? तो आपने कहना है कि ये वाला जो पेशेंट है वो बेसिकली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का है, जिसकी वजह से जो ब्लड होगा वो जनाब आपका वेंट्रिकल से आपका मतलब कि जो क्लॉट होगा बच्चों वो मूव करके आपके वेन से आपका जो जाएगा वो एक तरह का हार्ट की तरफ जाएगा। हार्ट के अंदर राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जाएगा। राइट एट्रियम से जो ब्लड होगा बच्चों वो आपने कहना है कि अगर सेप्टल डिफेक्ट होगा तो इधर से ब्लड जो होगा वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जा सकता है क्लॉट। जब इधर से इधर जाएगा तो उसके नतीजे में आपने कहना है कि ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक आर्च होती है। एओर्टिक आर्च से जनाब आपने कहना है कि ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक जहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, यहाँ से आपके ब्रेन के अंदर जा सकता है। और आपने कहना है कि इस तरह के पूरे एम्बोलिज्म को हम कहते होते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, नंबर 1। नंबर 2 आपने ये कहना होता है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर जो पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म होता है उसके अंदर आप कौन सी स्प्लिटिंग सुनते हो, आपने कहना है फिक्स्ड और वाइड स्प्लिटिंग। क्या सुनते हैं एक तरह का बच्चों, वाइड स्प्लिटिंग, ये आपने याद करना है S2, ठीक है, जो कि किसी भी रिस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मुझे ये बताओ कि ये ऐसी चीज है जो हमने नहीं पढ़ी थी। शाबाश, ये दोनों चीजें पढ़ी हुई थी बच्चों, ठीक है, ये बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी। अब देखिए आगे क्या है। आगे, a 50-year-old male with a history of the poorly controlled hypertension, आपने कहना है a 50-year-old male with a history of the poorly controlled hypertension present with sudden tearing chest pain that radiate to his back. He suddenly collapsed in the emergency department and autopsy lateral reveals a longitudinal tears in the ascending aortic valve. Light microscope of the aortic tissue shows fragmentation of the elastic fiber mucoid filled cystic space within the tunica media, ठीक हो गया बच्चों। Which of following is most likely underlying mechanism of patient's condition? तो बच्चों आपने ये कहना होता है कि इसका जो मेन मैकेनिज्म होता है ये क्या है कि आपका आपने कहना है कि इस पेशेंट को हम क्या कहते होते हैं, एओर्टिक डाइसेक्शन का पेशेंट है। अगर बच्चों कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर आप टीयरिंग चेस्ट पेन देखते हो, नाइफ लाइक पेन देख रहे हो, इन बिटवीन ऑफ द स्कैपुला देखते हो, ठीक है, तो इस पेन को आप क्या कहते होते हैं बच्चों, आपने कहना होता है कि ये वाला जो पेशेंट होता है वो एओर्टिक डाइसेक्शन का है। कभी भी अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एओर्टिक डाइसेक्शन, तो आपने क्या कहना होता है बच्चों, आपने कहना होता है हाइपरटेंशन। उसके बाद आपसे ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो कॉजेज हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। बच्चों देखो, आपने कहना होता है ट्यूनिका इंटीमा एक होता है, फिर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया होता है, फिर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है। आपने कहना है कि इसके अंदर जो मीडिया होता है उसकी एक तरह की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। जब आपका मीडिया की एक तरह की नेक्रोसिस होती है तो इसकी वजह से आप क्या देखते होते हो, एओर्टिक डाइसेक्शन देख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये है क्या। अब आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल एंटीरियर उसके बाद आपने कहना फाल्स। आप अब मेरी मैं ना पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों के लिए इजी रह जाए, बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो आपको ये बात का पता होना चाहिए बच्चों कि इसके अंदर है क्या। सबसे पहले आपने कहना है कि अगर ये आपका एक तरह का हार्ट है, हार्ट के अंदर ये जनाब एक तरह का आपने कहना होता है कि एओर्टा इस तरह निकल रहा है। अगर ये बच्चों आपका एक तरह का एओर्टा निकल रहा है तो इसके अंदर आपने क्या कहना होता है, आपने कहना है कि इसके अंदर आपका यहाँ से ब्लड लीक हुआ, ठीक है। अब ये क्या गया कि इसके बाद ये मीडिया और एडवेंटिशिया बच्चों, इधर से एंटीमा से ब्लड निकल के मीडिया और एडवेंटिशिया जो है इधर मूव करना शुरू कर दिया। जब बच्चों इधर ये ब्लड मूव करना शुरू कर देते हैं ना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, जब ये ब्लड आपका इधर मूव करना शुरू कर देता है तो आपने कहना ये एक फाल्स ल्यूमन के अंदर मूव करता है, और वो कंडीशन जिसके जरिए ये मूव करता है उसको हम कहते हैं एओर्टिक डाइसेक्शन। अब ये जनाब ब्लड आपका नीचे भी जा रहा है और यही ब्लड आपका ऊपर भी जा रहा है। जैसे ये ब्लड आपका ऊपर जाता जाएगा ना बच्चों, तो यहाँ पर आपकी पेरिकार्डियल कैविटी होती है बच्चों, तो ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब यही ब्लड आपका बाहर निकलकर फास्ट ल्यूमन के अंदर जाता है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इकट्ठा होता है, और इसकी वजह से क्या बना देता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन बनाता है सबसे पहले, और फिर इसके बाद कार्डिक टेम्पोनेट बना देता है। क्या बनाता है, एक तरह का कार्डिक टेम्पोनेट बनाता है बच्चों। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना होता है बच्चों कि हाँ जी इसके अंदर होगा क्या, आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी होती है कि ये जनाब आपका एक तरह का जो ब्लड प्रेशर होगा ये दोनों तरफ आपका तब्दील होगा, मतलब कि एक बात। दूसरी बात आपने कहना है कि जब ये आपका ट्यूनिका इंटीमा से ब्लड आपका ट्यूनिका मीडिया में यहाँ पे जाना शुरू कर देता है ना बच्चों, तो जो मेडिएस्टिनम होती है वो जनाब आपकी वाइड हो जाती है, यानी कि मेडिएस्टिनम के अंदर एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा लगता है जैसे कि बड़ा हो गया। तो आपने कहना इसके अंदर जो दूसरी बात होती है उसको कहते हैं वाइडेंड मेडिएस्टिनम। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, वाइडेंड मेडिएस्टिनम कहते होते हैं बच्चों, ये आपने याद करना है, ठीक हो गया। और उसके नतीजे में आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह का जो
ऑर्गन होंगे, जो आपकी टाँगें हो गई, जो आपके अब्डोमेन हो गया, जो आपका ब्लैडर हो गया, जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हो गए, उसको ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी क्योंकि ब्लड बाहर निकल रहा है। तो एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जो आपके ऑर्गन्स होंगे उसको क्या होगा, एक तरह का बच्चों इस्कीमिया होगा। जब आपके ऑर्गन्स के अंदर इस्कीमिया होगा, ब्लड की सप्लाई बच्चों उनको ऑर्गन्स को कम मिलेगी। जब इन ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई कम मिलेगी तो आपने कहना कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक तरह के डैमेज होना शुरू हो सकते हैं और इसकी वजह से इवन के बंदे की डेथ भी हो सकती है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें कि फॉर एग्जांपल आपने ये एक बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है और दूसरी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है बच्चों, आपने ये कहना होता है कि वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर एक बंदे के अंदर आप ये देख रहे हो कि एक तरह का सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने कहना है कि सब क्लीवन आर्टरी वाला ये जो पॉइंट होता है ना बच्चों, अगर तो फॉर एग्जांपल इससे ऊपर यानी कि असेंडिंग एओर्टा अगर किसी बंदे के अंदर इन्वॉल्व हो, क्या इन्वॉल्व है, एक तरह का असेंडिंग एओर्टा, ए से असेंडिंग और ए से आपने कहना स्टैंड फॉर टाइप ए। वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर सिर्फ असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है ना बच्चों, आपने कहना होता है इसको हम कहते होते हैं स्टैंड फॉर टाइप ए। आपने कहना एक तरह का स्टैंड फॉर टाइप ए कहते होते हैं बच्चों, ठीक हो गया? आपने कहना एओर्टिक डाइसेक्शन और उसके बाद आपने कहना होता है कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है, सर्जरी के बगैर बंदा नहीं बच सकता। दूसरी आपने कहना है कि अगर किसी बंदे के अंदर डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है ना, डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है, एओर्टिक आर्च इन्वॉल्व है, कोई भी और चीज़ इन्वॉल्व है, ठीक हो गया? तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसको हम कहते होते हैं कि ये स्टैंड फॉर टाइप बी है और स्टैंड फॉर टाइप बी का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है बच्चों वो बीटा ब्लॉकर्स होता है, ये आपने याद करना है, ठीक है? लेकिन हमारा जो था वो क्या था, आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर है क्या? आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो मीडियल की नेक्रोसिस होती है। क्यों? आपने कहना है कि इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये है कि एक तरह का इज रेडियो फीमोरल डिले पॉसिबल। रेडियो फीमोरल डिले आप देख सकते हो क्योंकि आपका लोअर लिम्ब जो होगा वो जनाब उसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई जो है वो एक तरह की कम जाएगी, ठीक हो गया? और अगर फॉर एग्जांपल सब क्लेविन आर्टरी से नीचे हो तो, अगर सब क्लेविन आर्टरी से नीचे हो तो, क्योंकि ऊपर सब क्लेविन आर्टरी को एक तरह का ब्लड मिल रहा है, ठीक हो गया? जैसे कि क्वार्क ऑफ एओर्टा के अंदर आप देखते हो एक तरह का ऊपर जो ब्लड है वो आपका मिल रहा है लेकिन नीचे तो मिल ही नहीं रहा, तो पल्सेस जो होंगी वो फीमोरल वाली बहुत डिले होगी और जो आपकी एक तरह की रेडियल होगी वो थोड़ी सी जल्दी आ जाएगी, ठीक है? रेडियो फीमोरल डिले आप देख सकते हो बच्चों। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अभी आप देखा जाए कि इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, आपने कहना है कि इसके अंदर आपका मार्फन सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर हो सकता है, एओर्टिक रूट डायलिटेशन हो सकती है और इसके अंदर जो मेन चीज़ आपने याद बच्चों रखनी होती है वो क्या होती है, आपने कहना है कि इसके अंदर मीडिया की नेक्रोसिस होती है, किसकी आपकी एक तरह का सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस होती है, ये आपने याद करना है। तो बच्चों ये आपका एओर्टिक डाइसेक्शन था। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल टीयर फॉल्स लीमर बन जाता है, ये आपको पढ़ाया। हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, ये मैंने आपको बताया। बाइकस्फेड एओर्टिक लिमिटेड इनहेरिटेड डिजीज मैंने आपको बताया। कैन प्रेजेंट विद टीयर सडन ऑन चेस्ट रेडिएट टू द बैक, ये बताया आपको। उसके बाद अनइक्वल ब्लड प्रेशर बताया। एक्सरे का ये भी आपको बता दिया। उसके बाद आपने कहना स्टैनफोर्ड टाइप ए के अंदर क्या होता है, सैंडिंग इन्वॉल्व होता है, ये भी बताया। उसके बाद बच्चों आपने ये कहा कि इसके अंदर कार्डिक टेम्पोनेट होता है, सर्जरी हम करते हैं, ये भी कह दिया बच्चों। स्टैनफोर्ड टाइप बी के अंदर क्या होता है बच्चों, आपने कहना बिलो सब क्लेविन आरटी बीटा ब्लॉकर देते हैं, ये आपको एक तरह का बताया बच्चों। कोई ऐसा बच्चा है जिसको किसी तरह का फिर भी क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस डीजनरेशन देखते हैं बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो एक तरह का ये है। आगे आ जाओ और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। देखो बच्चों, अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन था ये टफ था क्वेश्चन, ये बहुत कम बच्चों को आने वाला क्वेश्चन था, सीधी बात है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपको लेक्चर आपके पास पढ़े होंगे ना नोट्स, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। ये वाला जो भी हम पढ़ने लगे हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज क्या है। सबसे पहले आपने कहना है अ 25-year-old एथलीट कोलैप्स एंड डाइज ड्यूरिंग अ सॉकर मैच। ये क्वेश्चन अच्छे से याद था। अच्छा जी, अब देखें। A 25-year-old athlete collapses and dies during a soccer match with autopsy finding showing a 580-gram heart and asymmetrical septal hypertrophy. This condition is corrected by the dynamical left ventricular outflow tract obstruction worsening with the ventricular volume decrease. A pre-participation physically would likely have identified a systolic murmur that behaved characteristically with specific maneuver. Which of following would lead to an increase in this patient's intensity? देखो बच्चों, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो कि ये पेशेंट है किसका, शाबाश ये बताएं। ये पेशेंट है आपका हुक्म का, जिसको हम कहते थे हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। देखो बच्चों, आपने ये सोचना है कि ये अभी आप पूरे का पूरा सीवीएस की रिवीजन कर रहे हो, ठीक है? मैं मेजर पोर्शन जितना भी है वो मैंने सारे का सारा एक तरह का डाला हुआ है।
लेकिन सीवीएस इतना बड़ा है कि आप जितना भी डाल लो वो आपको कोई ना कोई पोर्शन रह ही जाता है। ठीक है? अपनी तरफ से मैंने मेजर जो चीज़ें हैं वो एक तरह की कवर की हुई हैं। तो आपने ये देखना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या है, तो जिन बच्चों ने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ ना, तो आपका सीवीएस इसके अंदर कवर हो जाएगा। आपने एक्टिवली बैठना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों होता क्या है, आपने कहना है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है ना जिसको हुक्म है, जिसका आप कहते हैं एक तरह का हुक्म है, तो हुक्म वाला जो भी पेशेंट होगा, उस पेशेंट के अंदर आपके मरमर की इंटेंसिटी तब बढ़ेगी जब आपका प्रीलोड कम होगा। जब आपका प्रीलोड कम होगा, प्रीलोड क्या है? आपने कहना है कि जब आपके वेंट्रिकल के अंदर जो फ्लूइड है वो एक तरह का कम आएगा। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब उस वक़्त क्या होगी, आपके हुक्म के पेशेंट्स की जो इंटेंसिटी होगी वो एक तरह की बढ़ेगी। अब हमको बच्चों ये देखना है कि हाँ जी जनाब आप किस कंडीशन के अंदर आपके प्रीलोड आपका कम हो सकता है। मैंने क्या कहा, एक तरह का प्रीलोड अगर आपका कम है, तो इसके नतीजे में आपने कहना होता है बच्चों कि आपके हुक्म की जो इंटेंसिटी होती है वो एक तरह की ज़्यादा होती है, ठीक हो गया? यानी कि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो भी आपके एक तरह का मरमर होंगे उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो एक तरह की ज़्यादा होगी। बाकी के जो मरमर है जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों कौन से आपसे अगर ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बाकी के सारे मरमर है, जैसा कि स्टेनोसिस के मरमर हो गया, जैसा कि रिगर्जिटेशन के मरमर हो गए, उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो अगर प्रीलोड कम है तो वो उसकी क्या होगी एक तरह की बच्चों, आपने कहना है अगर प्रीलोड कम है तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो एक तरह की कम होगी। तो किन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, आपने कहना है कि एक हुक्म की, और दूसरा जो आपका मरमर होता है वो जिसके अंदर हम देखते हैं वो होता है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, जिसको हम कहते हैं एमवीपी, जिसको हम कहते हैं एक तरह का एमवीपी यानी कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स कहते होते हैं बच्चों। नंबर 2, अब इस बात को थोड़ा सा बच्चों गौर कीजिएगा और इसके अंदर हमने थोड़ा सा देखना है, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल किस किस कंडीशन के अंदर आपका एक तरह का प्रीलोड कम हो सकता है। देखो बच्चों पहले नंबर पे हम शुरू करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक तरह का, चलो इस तरह हम करते हैं कि हाँ जी आपका स्टैंडिंग पोजीशन को कर लेते हैं या वोल्सोवा मैन्यूवर को कर लेते हैं। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, एक बंदा ऐसे बैठा है एकदम खड़ा होता है या प्रेशर डालता है, तो उसके नतीजे में जैसे वो खड़ा होगा तो जो टांगे होंगी उसकी तरफ बच्चों ब्लड जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ? उनकी टांगों की तरफ ब्लड ज्यादा से ज्यादा जाएगा, ऐसे ही है। तो जब उसकी टांगों की तरफ ब्लड ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो उसके हार्ट की तरफ जो ब्लड आएगा वो कम नहीं आएगा बच्चों? जब उसके हार्ट की तरफ जो ब्लड होगा वो कम आएगा तो आपका जो प्री लोड होगा वो एक तरह का क्या होगा बच्चों, आपका प्री लोड कम हो जाएगा। तो अगर आपका प्री लोड कम हो रहा है तो प्री लोड कम होने की वजह से आपका कौन सा मरमर ज्यादा होगा, शाबाश। प्रीलोड अगर किसी भी बंदे के अंदर कम हो रहा है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि एक तरह का माइटल वाल प्रोलैप्स का मरमर ज्यादा होगा और हुक्म का मरमर ज्यादा होगा, ठीक है? तो अब आपने ये कहना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा वो क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने ये पूछा हुआ है कि हाँ जी जनाब आपका हुक्म और आपका एक तरह का जो माइटल वाल प्रोलैप्स का जो हुक्म का जो मरमर है उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई कब होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपने कहना है कि वो जनाब आपका होना चाहिए कि आपका एक तरह का प्रीलोड जब कम हो। तो आपका प्रीलोड कब कम होता है? प्रीलोड आपका कम तब होता है जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो या फिर एक तरह का वाल्सोल्वा मैनोवर में होते हो। तो आपका ये आंसर इनमें से कोई ऑप्शन के अंदर है तो ये है। उसके बाद दूसरे के अंदर देखें कि दूसरे के अंदर प्रीलोड कैसे कम नहीं हो सकता। और भाई अगर आप किसी की पैसिव लेग रेज़ कर दें, मतलब एक बंदे को जनाब एक तरह का ब्लड नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, उसकी टाँगें उठाते हैं और टाँगें उठा के जनाब दोनों टाँगें उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जब आप लेग को रेज़ करते हो तो आपका ब्लड क्या करता है, वेनस ब्लड आपका हार्ट की तरफ वापस जाता है। जब आपके हार्ट की तरफ ब्लड आपका वापस जाएगा तो मुझे ये बताओ कि आपका प्रीलोड ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बच्चों आप कहोगे कि आपका प्रीलोड ज्यादा होगा। ऐसे ही बच्चों आपने कहना कि स्क्वाटिंग के अंदर क्या होता है? स्क्वाटिंग के अंदर ये होता है कि आपकी वेसल्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। वेसल्स की रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो ब्लड होता है वो जनाब आपकी लेग से वापस पीछे की तरफ जाता है। जब आपका ब्लड जो होगा वो इधर से वापस पीछे की तरफ जाएगा तो भी क्या होगा, एक तरह का प्रीलोड आपका बढ़ेगा बच्चों। उसके बाद आपने कहना हैंड ग्रिप, हैंड ग्रिप मतलब है कि अगर आपने किसी का बाजू पकड़ के एक तरह का दबाया, ठीक है, तो ब्लड क्या होगा, उधर से भी पीछे की तरफ जाएगा बच्चों। जैसा कि आप बीपी कफ लगाते हो किसी को, तो बीपी कफ लगाने की वजह से जो आपकी आगे आपका जो बाजू उसको ब्लड कम मिलता है बल्कि पीछे की तरफ ब्लड जाना लग पड़ता है। तो उसके अंदर भी क्या होगा, प्रीलोड आपका ज्यादा होगा। सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन के अंदर आपका प्रीलोड कम होगा। वो दो कौन सी कंडीशन है बच्चों? एक आपने कहना है वाल्सोल्वा वाला और दूसरा आपने कहना है स्टैंडिंग पोजीशन वाला, ठीक है? और जिसके अंदर भी प्रीलोड आपका कम हो रहा है उसके अंदर हुक्म ये आपका ज्यादा होगा और माइटल वाल्व प्रोलैप्स आपका ज्यादा होगा। लेकिन इसके बदले में जिसके अंदर भी प्रीलोड आपका ज्यादा हो रहा है बच्चों, प्रीलोड आपका ज्यादा हो रहा है, तो आपने कहना एओर्टिक स्टेनोसिस वाले और रिगर्जिटेशन वाले जो मरमर होंगे वो आपके एक तरह के ज्यादा होंगे बच्चों, ठीक है? और आपके हुक्म और उसके बाद आपने कहना होता है कि माइटल वाल्व प्रोलैप्स वाले जो मरमर होंगे वो आपके कम होंगे, ठीक होगा बच्चों? ये आपने कहना होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ ये बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है आपका आंसर, स्टैंडिंग सडन स्टैंडिंग, ठीक है बच्चों? ये आपके प्री लोड को क्या करता है, एक तरह का काम करता है बच्चों। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये भी टॉपिक नहीं समझ आया, बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है।
ओके जी। अब देखें, अ 56-year-old man with untreated hypertension, diabetes, pressure with a waist circumference of 110 centimeter and LDL of 161 milligram per deciliter, HbA1c जो है वो 7.4 है. Large vessel disease in such patient follows a predictable anatomical distribution where certain vessels are more prone to plaque accumulation than others. उसके बाद वो कहता है एक तरह का determining which vessel carries the greatest disease burden is critical for assessing his overall cardiovascular risk. उसके बाद आपका विच ऑफ फॉलोइंग वस्कुलर बेड इज मोस्ट लाइकली टू कैरी द हाईएस्ट एथेरोस्क्लेरोटिक बर्डन इन दिस पेशेंट। तो वो क्या कह रहा है बच्चों, कौन सी ऐसी वेसल्स होती है जिसके अंदर बच्चों आपने कहना होता है कि सबसे ज्यादा आपके एक तरह का क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, शाबाश। तो बच्चों आपने कहना होता है कि अगर कभी भी आपके पास एक पेशेंट आए जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि एथेरोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं वो, तो एथेरोस्क्लेरोसिस की जब आप बात करेंगे तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा बच्चों, शाबाश। हाँ जी बच्चों, इसके अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपने क्या कहना, फर्स्ट टाइम इस तरह टफ क्वेश्चन रीड करते हैं, फर्स्ट टाइम इस तरह टफ क्वेश्चंस रीड करता हूँ। मिशाल मुझे समझ नहीं क्या आप कह रहे हैं, समझ आ रही है आपको डॉक्टर मिशाल खान? अब भाई वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इतने मुश्किल क्वेश्चन जो है ना वो रीड किए हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम। यार आप लोग, अच्छा आप लोग, अच्छा 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 अच्छा, चलो मतलब कि क्वेश्चन टफ है आपको लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन की समझ आ रही है ये बताएं, समझ लग रही है कि ये आंसर इसका सही क्यों है गलत क्यों है, टॉपिक आपका कवर हो रहा है जो मेन गोल है? परफेक्ट भाई। हैं? तो बस ये होना चाहिए, मेन ये है कि हाँ जी जनाब आपको ये पता आना चाहिए कि हाँ जी जनाब आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्यों है, क्या वजह थी इसका ये आंसर लगाया, और पीछे जो जो टॉपिक है वो कवर हो जाना चाहिए। तो आपका पहला टॉपिक भी कवर हो गया, 3 टॉपिक्स अभी आपके 3-4 टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं, ठीक हो रहा है। अच्छा जी, एनआरई में बहुत इजी होंगे, ठीक हो गया, एनआरई में बहुत इजी होंगे बच्चे, ये यार मैंने खुद ही बनाए हैं, मुझे आपके सर की कसम ये मैंने खुद बनाए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कि फॉर एग्जांपल बच्चों आगे क्या होता है, आगे आपने कहना होता है कि अगर यहाँ पर अब देखो इसके अंदर पिक करने वाली चीज़ क्या है, इतना बड़ा जब भी क्वेश्चन आए उसको हमेशा लास्ट से रीड करते होते हैं, आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है। विच ऑफ फॉलोइंग वस्कुलर बेड इज मोस्ट लाइकली टू कैरी द हाईएस्ट एथेरोस्क्लेरोटिक बर्डन इन दिस पेशेंट। तो वो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी वेसल होती है जहां पर आपके क्लॉट बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है बच्चों के, वो वेसल्स जहां पे जनाब आपकी एक तरह का सबसे ज़्यादा होती है, इसका एक न्यूमोनिक्स होता है याद करने का, आपने कहना है एसीपीसी, एसीपीसी। एसीपीसी का मतलब क्या होता है बच्चों के, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए ना कि क्लॉट बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, आपने कहना तो अब्डोमिनल एओर्टा, अब अब्डोमिनल एओर्टा ऑप्शन के अंदर नहीं है। सी का मतलब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी। पी का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने कहना होता है पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक हो गया। और सी का मतलब क्या होता है एक तरह का बच्चों, करोटिड आर्टरी। ठीक है, तो अब आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, यहाँ पर अगर आप ये बुक की तरफ जाते हो और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जस्ट 1 मिनट बच्चों, ताकि आप लोगों को मैं वो भी दिखा दूं और फिर आप मुझे ये ना कहो कि सर जी की पढ़ा रहे जी यार, ताकि हम साथ साथ वो सारा करते जाएं कवर, अथीरोस्क्लेरोटिक का। ये देखो बच्चों, आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखो कि एक तरह का ये क्या हुआ, एक तरह का अब्डोमिनल एओर्टा, कोरोनरी आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, करोटिड आर्टरी, सर्कल ऑफ विलस, ठीक है, एसी पीसी। तो आपने इस तरह याद करना है कि हाँ जी जनाब इसका जो निमोनिक्स है वो क्या, एक तरह का ओवरऑल अब्डोमिनल एओर्टा सबसे ज्यादा होगा, अब ये तो है नहीं, तो क्या लगेगा, कोरोनरी आर्टरी होगा, अगर कोरोनरी आर्टरी ना होता तो क्या होता, पोप्लिटियल आर्टरी होता, पोप्लिटियल आर्टरी ना होता तो क्या होता, करोटिड आर्टरी होता। तो आपका ये जनाब आपका एक तरह का आंसर है, ठीक है। ये देखें क्या आपका आंसर क्या हुआ बच्चों, आपने क्या कहना, एक तरह का आपने कहना कोरोनरी आर्टरीज का आंसर है, ठीक हो गया बच्चों। आगे देखो,
फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पेशेंट्स हार्ट कंडीशन। वो कॉज पूछ रहा है कि हाँ जी जनाब इस पेशेंट्स के हार्ट की कंडीशन का जो कॉज है वो क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले a 75-year-old male present with worsening exertional dyspnea, fatigue and lightheadedness over the past 6 months। पिछले 6 महीनों से बच्चों उसको क्या हो रहा है, एक तरह का डिस्निया हो रहा है और उसको फटीग है, साथ लाइट हेडीनेस है। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील अ हार्श इजेक्शन टाइप सिस्टोलिक मर्मर एट द बेस रेडिएटिंग टुवर्ड द नेक विद अ डिमिनिश S2 एंड S4 गैलप। तो बच्चों मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपको क्या लगता है कि एक बंदा आपके पास आता है, उस पेशेंट के अंदर पिछले 6 महीनों से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह है, उसके बाद आप ये देखें कि हाँ जी जनाब उस बंदे के अंदर क्या एक तरह का हार्ट की बेस के अंदर क्या एक तरह का उसको मरमर है जो कि नेक की तरफ रेडिएट करता है। सोनिया बच्चे, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि इसका आप आंसर ये दोगी। तो आपने कहना होता है कि वो एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, जिसका ये होता है जो कि आपकी बेस ऑफ हार्ट से मरमर निकलता है और आपके नेक की तरफ रेडिएट करता होता है। नंबर वन, दीज फाइंडिंग्स आर क्रोनिक वियर एंड टीयर इन एल्डरली पेशेंट्स। तो आपने ये कहना है विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पेशेंट्स हार्ट कंडीशन। मुझे ये बता दें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस इन ओल्ड एज क्या है बच्चों, शाबाश। तो आपने क्या कहना है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस इन ओल्ड एज इज अ काल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, काल्सिफिकेशन। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे आप लोगों से कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एओर्टिक काल्सिफिकेशन इन ओल्ड एज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक तरह का काल्सिफिकेशन। अगर ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस इन यंग पीपल, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। कौन सा एक तरह का, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। तो ये वाला जिस बच्चे ने भी आंसर गलत किया है उसकी अपनी गलती है। ये एक इजी क्वेश्चन था, इसको आपने गलत नहीं करना था, ये आपका इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा है, एक्सटेंसिव वाल्व क्लासिफिकेशन इंपेयर लीफलेट मोबिलिटी, ये हो सकता है। फ्यूजन, कभी भी नहीं लिखा क्लासिफिकेशन की बात, यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन की बात, यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन की बात नहीं है। तो आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब अभी हम आते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर, कि एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर होता क्या है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये कहना है, यहाँ से हम जाते हैं आपके स्टीनोसिस वाले मरमर की तरफ और उसके अंदर हम देखते हैं कि एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर क्या होता है बच्चों। तो आपको ये बात का पता होना चाहिए बच्चों कि दो तीन चीजें आपने ये देखनी है जिसके अंदर आपको ये पता हो कि एक तरह का, अगर फॉर एग्जांपल बच्चों ये आपका एक तरह का हार्ट है, हार्ट के अंदर ये बच्चों आपका एक तरह का राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद आपने कहना होता है कि यहाँ पे एक तरह का एओर्टिक वाल्व होता है। एओर्टिक वाल्व जब आपका नैरो हो जाता है इसको हम एओर्टिक स्टेनोसिस कहते होते हैं। आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस जो होता है वो एक तरह का ओल्ड एज के अंदर आपकी एक तरह की काल्सिफिकेशन होती है। आपने ये कहना है क्या तरह की बच्चों काल्सिफिकेशन होती है बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि यंग एज के अंदर आपकी एक तरह की एओर्टिक स्टेनोसिस की जो कॉज होती है वो आपने कहना बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है, वो एक तरह का एक तरह का बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का जो कैल्शियम होता है वो आपका डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर हम एक निमोनिक्स देखते हैं जिसको हम कहते हैं सैड। सैड का मतलब कि एक तरह आपने कहना एस के मतलब होता है सिंकोप, ए का मतलब होता है एंजाइना, ठीक है बच्चों एंजाइना, ठीक है, और डी का मतलब होता है डिस्निया। लाइट हेडीनेस सिंकोप की तरफ जा रहा है बच्चों। उसके बाद डिस्निया आपने ये कहना है, एंजाइना को उसने मेंशन नहीं किया हुआ, ओल्ड एज मेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया। और वो बंदा जिस बंदे के अंदर जनाब आप एओर्टिक स्टेनोसिस देखते होते हो, इस बंदे के अंदर जो मरमर शुरू होता है बच्चों, वो आपने कहना है कि बेस ऑफ हार्ट के ऊपर शुरू होता है, बेस ऑफ हार्ट की तरफ से ऊपर शुरू होता है और ये रेडिएट करता है आपके कैरोटिड की तरफ, ठीक है। तो आपने ये कहना है। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा मरमर देखा जाता है, आपने कहना कि इस बंदे के अंदर इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर देखा जाता है और ये राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर सुना जाता है बच्चों। तो अब ये आपके एग्जाम की तरफ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसा कि बच्चों आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर आप कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। वो कहते हैं एक ओल्ड एज का पेशेंट है, नंबर वन ओल्ड एज का पेशेंट है, ओके जी ओल्ड एज का पेशेंट आ गया। उसके बाद नंबर टू उसने ये बात लिखी हुई है कि उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हैं, एक तरह का बाइकस्पिड आपका बेस ऑफ जो हार्ट होती है वहां से जनाब आपकी एक तरह का मरमर है, रेडिएट कहाँ करता है, एक तरह का नेक की तरफ करता है। तो ये भी बच्चों हमने बात लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले। तीसरे नंबर पे उसने ये कहा है कि हाँ जी जनाब इसकी जो एज है वो एक तरह की ज्यादा और इसके अंदर आपने कहा डिस्निया है और उसके बाद आपने कहना है कि एक तरह का लाइट हेडीनेस है। ये भी आपको अभी हम मैंने बात बताई बच्चों। नंबर फोर आपने ये कहना होता है कि इस बंदे के अंदर जो होता है बच्चों जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो क्या होगा, आपने कहना होता है कि सिस्टोलिक मरमर है, कि एक तरह का सिस्टोलिक मरमर है बच्चों। तो आपने कहना है कि ये सारी की सारी बातें जिस कैटेगरी के अंदर आती हैं वो कौन सी है, वो आपका एओर्टिक स्टेनोसिस है। कौन सा आपका एक तरह का एओर्टिक स्टेनोसिस है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे बंदा पूछ सकता है। और एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर आप क्या देखते हो, वीक पल्सिस देखते हो जिसको हम कहते हैं पल्सिस, पल्सिस पार्वस टार्डस आप कहते होते हैं, ठीक है बच्चों, वीक पल्सिस को हम कहते होते हैं, ठीक है। और यंग पीपल के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आपने कहना है यंग पीपल के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चों वो आपने कहना होता है कि एक तरह का
आपने कहना है कि वो आपका बाइकस्फियर एओर्टिक वाल्व है और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो आपका एओर्टा से ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो ओल्ड एज इसके अंदर होगी, पेशेंट कॉमनली जो होगा एज रिलेटेड कार्सिफिकेशन है, ये देखें। इन यंग पेशेंट क्या होगा, मोस्ट कॉमन क्या होगा, एक तरह का अर्ली ऑनसेट बाइकस्फियर एओर्टिक वाल्व। ये आपने कहना है क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मर्मर होता है, बिल्कुल बेस ऑफ हार्ट रेडिएट टू करोटिड्स, ये आपका लिखा हुआ है। लिखा है, पहला पॉइंट ये बच्चों लिखा था, दूसरा पॉइंट ये लिखा था। ठीक हो गया बच्चों। वीक पल्सेस आपकी हो सकती हैं, सिंकोप लिखा था, उसके बाद आपने कहना है डिस्निया लिखा था। ये आपकी दोनों बातें लिखी थी। आगे आगे बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर आपके एओर्टिक प्रेशर से क्या होगा, एक तरह का ज्यादा होगा, ये आपने याद करना है। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी बच्चों, समझ आ रही है? शाबाश, ये बताएं कि समझ आ रही है आप लोगों को? शाबाश शाबाश शाबाश। ओके जी। अब ये क्वेश्चन की तरफ आ जाए कि ये क्वेश्चन का क्या सीन है। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। उसने पूछा डायग्नोज क्या है बच्चों। अ 54-year-old मैन प्रेजेंट विद 3 days worsening dyspnea that is now present at rest and suffocating cough that occur significantly when lying down. He is hypertensive, 162 blood pressure इसका ज़्यादा है and no significant past medical history. Chest X-ray reveal a patchy bilateral pacification and blunting costodiaphragmatic angle। यार देखो, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो ना कि बाइलेटरल कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक जो है वो एंगल जो है वो जनाब आपकी उसकी ब्लंटिंग हो गई है और पैसिफिकेशन है, तो ये प्लूरल एफ्यूजन है। ये क्या एक तरह का प्लूरल एफ्यूजन है। अब इस पेशेंट के अंदर प्लूरल एफ्यूजन वो बता रहा है और दूसरा जो लिंक बता रहा है वो क्या बता रहा है, हाई ब्लड प्रेशर का बता रहा है। ऐसे ही है। तो आपने कहना है कि यार देखो, वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर अगर आपका फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर का लिंक बता रहा हो और साथ वो प्लूरल एफ्यूजन बता रहा हो, तो अब क्या इसके अंदर कोई लंग्स की डिजीज होगी? नहीं, इसके अंदर जो डिजीज होगी वो क्या होगी, एक तरह की बच्चों आपने कहना अक्यूट, आपने कहना होता है डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर की होगी। और वो कौन सी साइड की हो सकती है? लेफ्ट साइड की मेनली, अगर ये पूछा जाए अलहदा। तो आपने क्या कहना है एक तरह का बच्चों, इसका जो आंसर ईआरडीएस तो हो नहीं सकता। क्यों? उसकी आपको पता है कि उसका आपके हाई ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता। ओसीडी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आपका ऐसा सच नहीं है, क्योंकि उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हाँ जी जनाब, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर आप ये देखते ही नहीं। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर आपका अस्थमा आता है, उसके बाद आपने कहना एम्फीसीमा आ जाता है, उसके बाद आपने कहना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाता है, उसके अंदर सिगरेट स्मोक की हिस्ट्री होती है, ये नहीं होती। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन उसके अंदर ये नहीं होता। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के अंदर बच्चों आपने कहना पल्मोनरी हाइपरटेरियल हाइपरटेंशन होता, तो उसके अंदर राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी की बात की जाती। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ साथ जुगुलर वेनस डिस्टेंशन की बात की जाती। जुगुलर वेनस डिस्टेंशन के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि असाइटीज, और उसके बाद ये सारे की बात की जाती। तो आपका जो राइट आंसर होगा एक तरह का बच्चों अक्यूट डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर, ये आपका बनता है। आ गया जो बच्चों, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपका एक क्वेश्चन वैसे ही मैं बना रहा था जब तो मैं रीड कर रहा था। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ाया था। इसका आंसर क्या बनता है बच्चों? शाबाश, ये कल मैंने पढ़ाया था, ये रिस्पायरेटरी का क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर बनता है आपको? ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये कल बताया। अगर किसी ने ये गलत किया ना, तो ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद थोड़ा असर हो जावे, ਜਿਹੜੀ गंदगी ਉਹਦੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ चढ़ी है ना ਲੱਥ जाएगी। तो आप देखो कि फॉर एग्जांपल बच्चों कि अब आपने क्या कहना है, क्योंकि कल अभी हमने ये डिस्कस किया। इसके अंदर क्या एक तरह का फॉर एग्जांपल a 65-year-old man present with 6 month history of the exertional dyspnea, non-productive cough, digital clubbing. Physical examination reveal a late inspiratory crackles at the both lung bases. Okay. उसके बाद आपने कहना होता है कि shows पैची ए कोलेजन फाइब्रोसिस विद हनी कॉम चेंजेस। कभी भी अगर आपका एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर हनी कॉम्बिंग अपीयरेंस है, तो आपने कहना है ये इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस या आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का पेशेंट है। और आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का जो भी बच्चों पेशेंट आता है ना, उसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, ये कल मैंने बताया था कि आपका ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर जो बीटा होता है ना, वो आपके एक तरह का इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज करें जो कि ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा को ब्लॉक करती है, तो वो क्या कर सकती है, आपने कहना होता है कि एक तरह के फाइब्रोसिस को रोक सकती है बच्चों। ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक तरह का ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा से रोकने का होगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 ये भी अगर जिसका गलत है ना, उन्हें चाहिए आपने अपने चंडा मारे।
अब देखें कि है क्या, ये आपका कई दफा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसके अंदर आपने ये कहना होता है विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस अ 12 मंथ ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद फीवर नेजल कंजेशन एंड लाउड मशीन लाइक मरमर। ओ भाई खुद ही बता दिया, मशीन लाइक कंटिन्यूस मरमर आप सिर्फ एक ही कंडीशन में देखते हो, जिसको आप क्या कहते होते हो बच्चों, आपने कहना होता है कि वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो इसको आप किस तरह आपने गौर करना है बच्चों। एक बात अपने जहन के अंदर रख लो कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, आपने कहना होता है कि बच्चों ये आपको ज्यादा सबसे ज्यादा जो हर्ट करेगा, जिसको जगह पे आप सुनते होते हो, वो होता है इंफ्राक्लेविकुलर आपका साइड। किस जगह पे होता है एक तरह का इंफ्राक्लेविकल। आपने ये बातें अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि अगर कभी भी पीडीए का यानी कि पेट डक्टस आर्टोसिस का मरमर आएगा, तो आपका पहला जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपने कहना कंटिन्यूस मशीनरी मरमर आएगा। क्या एक तरह का बच्चों कंटिन्यूस मशीनरी मरमर आएगा बच्चों, आपने ये कहना होता है। उसके बाद नंबर 2 आपने बच्चों ये कहना होता है कि इसके अंदर हम क्या देखते होते हैं, रूबेला इन्फेक्शन की वजह से भी देख सकते हैं। कौन सी इन्फेक्शन आपकी? रूबेला इन्फेक्शन की वजह से भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों आपने जो बात अपने जेहन के अंदर रखनी है वो ये रखनी होती है कि इस पेशेंट के अंदर हम हाई एल्टीट्यूड पे अगर मदर रह रही है ना, यानी कि आपकी जो माँ है उसकी जो ऑक्सीजन है वहां पर कम है, हाई एल्टीट्यूड पे जो रह रही है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो आपके अंदर पीडीए करवा सकती होती है। फिर आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा प्री टर्म बेबी है, तो प्री टर्म बेबी भी एक तरह का एक रिस्क फैक्टर होता है जो कि एग्जामिनर पूछता होता है जब भी कभी क्वेश्चन है मोस्टली। उसके बाद आपको कहना, उसके बाद आपने कहना है कि ये जो साउंड होती है आप इंफ्रा क्लेविकुलर जो होती है ना साइड, वहां पे आप ज्यादा ओपनली साउंड सुनते होते हो। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर जो S2 होती है ना बच्चों, वो लाउड होती है। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। आपकी रूबेला इन्फेक्शन, कंटिन्यूस मशीनरी मरमर, उसके बाद आपने कहना है लाउड S2, प्री मेच्योरिटी, उसके बाद आपने कहना होता है कि ऑक्सीजन की कमी। ये सारी की सारी क्या काम करवाती है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस करवाती है। और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का जो दूसरा नाम होता है बच्चा पता क्या होता है? सिंगल वेसल डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तरह का सिंगल वेसल डिजीज कहा जाता है। तो आपका ये आंसर इधर क्लियर होता है। अगर अभी भी आपको इसमें से किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो, बंदा पूछ सकता है। बाकी की जो बातें मैंने बताई उनको सबको आपने अपने जेहन के अंदर रखना है। आगे देखो बच्चों, अ 64-year-old मैन विद अ हिस्ट्री of smoking hypertension dies suddenly after experiencing severe retrosternal chest pain. Okay. Autopsy revealed a rupture of the atheromatous plaque in the left main coronary artery with an overlying the occluding thrombus. उसके बाद which of following cellular component is most directly involved in the formation of the fibrous cap of this plaque? तो देखो बच्चों यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हाँ जी जनाब, ऐसी कौन सी चीज होती है जो कि फाइब्रस कैप बनाने में हेल्प करती होती है? तो ये वो प्रोसेस है बच्चों जिसको आप कहते होते हो कि ये एथीरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस वो कह रहा है। वो क्या कह रहा है? एथीरोमा प्लेक बनता है, वो रप्चर हुआ, और वो कहता है कि इसकी जो कैप बनती है वो कैसे बनती है। तो इसका हम सबसे पहले जो मैकेनिज्म है ना बच्चों उसकी तरफ आते हैं कि हाँ जी जनाब इसके अंदर होता क्या है। तो अब देखो बच्चों, आपके एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते होते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस। एथीरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि किसी भी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल होती है वो डैमेज होती है। हो सकता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है कि वो टॉक्सिन की वजह से हो, मतलब कि कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर आपकी जो ब्लड वेसल है बच्चों वो एक तरह की डैमेज हुई। अब आपकी जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो एंडोथेलियल सेल्स वहां पे डैमेज हो जाते हैं। तो अब देखें, जब आपके एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं बच्चों, तो वहां पर इंजरी वाली जगह पर वहां पर न्यूट्रोफिल्स जाएंगे बच्चों। तो न्यूट्रोफिल्स वहां पर जाना शुरू कर देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड के अंदर जो लिपिड्स होती है वो भी तो होते हैं, जो फैट होती है वो भी तो होते हैं। तो अब इंजरी वाली जगह पर आपके जो लिपिड्स होते हैं, जो फैट है, वो भी वहां पर जाना शुरू कर देती है। जब आपके लिपिड्स और जो फैट होंगे वो भी इंजरी वाली जगह पर जाएंगे, और आपके जो ब्लड के जो सेल्स हैं जैसे कि मोनोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, वो भी इंजरी वाली जगह पर जाएंगे, तो ये फैट को क्या करते हैं? एक तरह का इनगल्फ कर लेते हैं। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि जब ये आपके फैट को आपके जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं, तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसको हम कहते हैं कि फोम सेल्स कहते होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब वहां पर एक और प्रोसेस होता है, जो बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि वहां पर बच्चों आपने कहना है कि हाँ जी अब आपके स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन होने लग पड़ती है। जब आपके स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है बच्चों, आपने कहना है कि आपका फाइब्रस प्लेक मुकम्मल तौर पर बन जाता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं फाइब्रस कैप। तो बच्चों मैं दोबारा इसको बताने लगा हूं, जैसा कि इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये आपकी ब्लड वेसल है शहजादियों, और अब देखो शहजादों और शहजादियों, जब ये आपकी ब्लड वेसल है बच्चों, तो आपने ये कहना होता है कि ब्लड वेसल्स क्या हुई, एक तरह की एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई है। जब ये एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई है तो ये ब्लड वेसल इधर से डैमेज होगी। जब ये ब्लड वेसल इधर से डैमेज होगी तो अब क्या हुआ, आपने कहना है कि इस जगह पे जहां पे ये जनाब आपकी ब्लड वेसल डैमेज हुई है, इस जगह पे क्या होगा, आपने कहना होता है बच्चों कि इस जगह पे ये होगा कि आपके एक तरह के आपने कहना होता है कि आपके न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो इंजरी वाली जगह पर आ जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों, मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स ये आपके जगह हो गए। जब आपके मोनोसाइट जो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आपकी इंजरी वाली जगह पर आए, तो उसके बाद आपका क्या होगा बच्चों, आपने कहना है लिपर्स आ गए, एलडीएल आ गया। उसके बाद ये जो मोनोसाइट्स जो हैं इन्होंने जनाब एलडीएल को क्या किया, एक तरह का इनगल्फ कर लिया। तो अब एलडीएल किसके अंदर है, मैक्रोफेज के अंदर
अंदर है, उसको आप क्या कहते हो, तो एलडीएल लेडन मैक्रोफेज, एलडीएल लेडन मैक्रोफेज आपने ये कहना है, इसका ये नाम बन जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने कहना है कि जब ये एलडीएल लेडन मैक्रोफेज होते हैं, ये आपके एक और सेल्स के अंदर चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं फोम सेल्स कहते होते हैं। ठीक है, जैसे ये फोम सेल्स के अंदर तब्दील हो गए, तो उसके बाद आपके स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन होती है। जब आपके स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन हो जाती है, तो उसके नतीजे में आपका मुकम्मल तौर पर एथीरोमा की कैप बन जाती है, और इस प्रोसेस पूरे के पूरे को हम कहते होते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस। कोई भी ऐसा बच्चा जिसका नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों को क्या लिखा हुआ है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, वो कंडीशन इन्फ्लामेटरी इंपॉर्टेंट इन पैथोजेनेसिस एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन पहले नंबर पे हमने पढ़ा, मैक्रोफेज एंड एलडीएल जो होते हैं वो कामुलेट होते हैं दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा, फोम सेल मैक्रोफेज होते हैं तीसरे नंबर पे हमने कहा, फैटी स्ट्रीक उसके बाद बनती है चौथे नंबर पे आपको पता होना चाहिए, स्मूथ मल्स की प्रोलिफरेशन होती है पांचवें नंबर पे आपको पता होना चाहिए, जैसे ये होती है उसके बाद क्या बनता है, फाइब्रस प्लैक बनता है। ठीक है, ये आप कहते हो, और उसके बाद आपने कहना है कि कम्प्लेक्स एथीरोमा बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो एफ ये आपने कहना होता है कि यहाँ पे फिर आपकी कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। मतलब ये है कि आपका एक तरह का मुकम्मल तौर पे क्लॉट बन गया, कैप बन गई। तो अगर कभी भी आप लोगों से ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब आपके पास एक तरह का एथीरोमा, ये जो क्लॉट बनता है वो किस नतीजे में बनता है, तो आपने क्या कहना है, एथीरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस में बनता है। तो मेरे ख्याल में एथीरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस का जो सबसे मोस्ट पार्ट होता है वो यही होता है बच्चों, ये आपको एक तरह का पता होना चाहिए ये क्या है। बाकी आपने कहना होता है कि एथीरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस के अंदर दो तरह के कॉज होते हैं, एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होता है, एक नॉन मॉडिफाइडेबल रिस्क फैक्टर होता है। जो मॉडिफाइडेबल रिस्क फैक्टर होता है वो क्या होता है, आपने कहना होता है, मैसेज किया उसके घर बात कर रहा हूँ। अच्छा, मॉडिफाइडेबल रिस्क फैक्टर बच्चों वो होता है कि जो आप तब्दील कर सकते हो, नॉन मॉडिफाइडेबल रिस्क फैक्टर वो होता है जो आप तब्दील नहीं कर सकते। जैसा कि आप अपना जेंडर तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ना कहना सर जी मेरे किसी दोस्त ने चेंज किया हुआ है वो सारा कुछ है। भाई वो एक तरह की एक मतलब कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन सारा तो तब्दील नहीं ना हो गए, पूरी दुनिया तो नहीं ना बदल गई। जेंडर आप तब्दील नहीं कर सकते जो कि वो नॉन मॉडिफाइडेबल, नंबर वन। नंबर टू आपने कहना होता है कि अपनी एज एज आप हर अगले दिन के अंदर आपकी उम्र कम हो रही है, जैसे जैसे उम्र ज्यादा होगी वैसे वैसे आपके अंदर क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। नंबर थ्री आपने कहना जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ये है कि जो जिस फैमिली से आप हो उसको आप बदल नहीं सकते चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक हो गया, तो आपके जो पेरेंट्स का नाम है, जो आपके वालदे मोहतरम है, वो जनाब आपकी फैमिली का जो हिस्सा साहब है वही है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो आपने कहना जेनेटिक्स का, अगर माँ बाप को एक तरह का क्लॉट थे, हाइपरटेंशन थी, तो आपको भी होना है। और उसके बाद कहते हैं मॉडिफाइडेबल, कौन से मॉडिफाइडेबल है जो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हो, डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, ओबेसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, लो सोडियम डाइट आप ले सकते हो। उसके बाद आपने कहना फैटी इंटेक को आप कम कर सकते हो। उसके बाद आपने कहना कि हैवी लाइफस्टाइल जो है वो जनाब उसको आप ठीक कर सकते हो। उसके बाद आपने कहना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप लेके आ सकते हो, तो वो स्मोकिंग को आप छोड़ सकते हो। तो वो सारे की सारी चीजें जो कि जनाब आपने कहना है कि आप चेंज कर सकते हो, आप मॉडिफाइडेबल है। बाकी की सारी जो तब्दीलें नहीं की जा सकती उसको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइडेबल। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आई, वो बंदा पूछ सकता है, लो जी आपका ये भी कवर हुआ। ठीक हो गया बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम आते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या सीन है। तो आंसर क्या बनता है, शाबाश, क्या आंसर बना, स्मूथ मसल्स वाला। मुझे ये बताओ, आप इसमें कुछ ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो आपने पूरे 5 सालों में नहीं पढ़ी, ये बताइएगा, ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। तो इस वजह से एमसीक्यूज और ये सारे का सारा आपका टॉपिक भी कवर हो जाता है। ठीक है, ज्यादा कवर भी हो जाता है, कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाते हैं, आंसर क्यों है ये भी आपको पता लग जाता है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या सीन है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये देखना है, यार सारे एक्टिवली सुन तो रहे हो, मुझे लगता है कि माशाल्लाह या तो भांग पी के सो गए हैं। अच्छा, जो जो बच्चा सुन रहा है ना, सारे के सारे बच्चे जो है ना वो एक बार रिस्पॉन्स दें। ओके हो गया। देखो यार, अगर आप एक्टिवली सुनोगे तो आपके कंसेप्ट को दुआ खुद, बाकी सारी चीजें जो हैं वो आपकी एक तरह की उधर ही है। अब देखें, मुझे लगता है एग्जाम मेरा भी आप लोगों के साथ ही है। जैसे मैं 2-2 बजे आप लोगों को रात को पढ़ा के मैं फ्री होता हूँ, रात के 2 बजे ये वाला हिसाब होता है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे सीन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, which of following is the most likely earliest site of electrical activation in this patient?
मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि फॉर एग्जांपल बच्चों, यहाँ पे क्या, अ 35-year-old with recurrent syncope undergoes electrophysiological study that confirm a normal sinus rhythm। नॉर्मल उसने कहा है। Catheter are placed within the heart chamber to record the sequence of the atrial depolarization। Which of following is the most likely earliest site of electrical activation in this patient? मुझे ये बताओ कि एक बंदे के अंदर ऐसे नोड कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? ये कोई मुश्किल सवाल है? अगर किसी का ये भी गलत हुआ है तो इसका मतलब है कि उसको सीवीएस दोबारा पढ़ लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो आपने कहना है कि ऐसे नोड जिस जगह पे पाया जाता है बच्चों, वो आपने ये कहना होता है कि वो आपका एक तरह का सुपीरियर वेना केवा और आपके राइट एट्रियम के दरमियान में जो कि सल्कस टर्मिनालिस होता है वहां पे पाया जाता है, या क्रिस्टा टर्मिनालिस आप ये कह सकते हो। यहाँ पे क्या, लेफ्ट एट्रियम गलत है। उसके बाद राइट एट्रियम नियर द इंफीरियर गलत है। राइट एट्रियम नियर द सुपीरियर वेना केवा ओपनिंग बिल्कुल ठीक है। राइट एट्रियम ये भी गलत है। और अगर ये पूछा जाए कि बच्चों आपका एक तरह का एवी नोड कहाँ पे पाया जाता है, तो आपने क्या कहना, इन्फ्रो एट्रियल सेप्टा। इन्फ्रो एट्रियल सेप्टा, ठीक हो गया। ये आपने कहना होता है वहां पे आपका एवी नोड पाया जाता है। आगे आगे जो आगे का क्या सीन है। अ 67-year-old male with a 40 pack year smoking history present with a progressive dyspnea chest tightness। 67-year-old बंदा है, सूटा लगा रहा है जनाब, तकरीबन कोई एक तरह का 40 साल से आपके पास आता है, जिसको सांस का मसला है और साथ चेस्ट टाइटनेस है। ओके जी, फिजिकल एग्जामिनेशन शोज कोर्टाकॉफ साउंड्स हर्ड ओनली ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। ये तो आपको बहुत मुश्किल लगा होगा। एक्सपायरेशन एट 120 mmHg बट हर्ड थ्रू आउट द रिस्पिरेटरी साइकिल एट 100 mmHg। बट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग फाइंडिंग। तो देखो बच्चों, ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये क्या होगा? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बताएं। कंसेप्ट, अगर किसी को कंसेप्ट आता है तो वो बताए, शाबाश। कंसेप्ट बताना है। कंसेप्ट क्या है? माइक ऑन कर सकते हो आप लोग, कोई मसला ही नहीं है, शाबाश। माइक ऑन करके बता सकते हो, अगर किसी ने बताना माइक ऑन करके बता दें, आपको हक है। सर ये कोर्साकॉफ जो होती है ना, इनको हम पल्सस पैराडॉक्सिकस भी कहते हैं, और पल्सस पैराडॉक्सिकस हमारे पास पेरिकार्डियल डिजीजेस के अंदर होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर। इसके अंदर क्यों? सर क्या 40? ये जो कर्ताकॉफ साउंड्स होती है ना, मैंने इसी बेस पे लगाया था कि कर्ताकॉफ साउंड्स का दूसरा नाम यही होता है ना, कि ये बेसिकली पल्सस पैराडॉक्सिकस होती है, जिसमें जो इंस्पायरेशन पे उनका बीपी जो है वो ड्रॉप करता है। तो वो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर भी देखी जाती होती है, तो वो पेरिकार्डियल डिजीज आ जाएगा। ओके, अब देखिए मेरी बात को। ओके गुड, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये देखें कि उन्होंने ये कहा कि एक तरह का क्या लिखा हुआ है, फिजिकल एग्जामिनेशन शोज कोर्टक ऑफ साउंड्स हर्ड ओनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एट 120। एक्सपायरेशन के ऊपर क्या एक तरह की 120 है। ओके, 120 कितना है, एक तरह का एमएचजी प्रेशर कितना है एक्सपायरेशन के ऊपर। फिर उन्होंने ये कह दिया थ्रू आउट द रिस्पिरेटर एट 100 mmHg बट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब, इंस्पायरेशन के ऊपर कितना एक तरह का 100 mmHg है। तो आपने कहना है कि एक्सपायरेशन के ऊपर कितना है 120, इंस्पायरेशन के ऊपर कितना है 100 है। तो 120 में से 100 निकाला तो आपका क्या हो गया बच्चों, 20 बचा। 20 आपका कम हुआ। तो बेसिकली आपने कहना होता है बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए कि पल्सिस पैराडॉक्सिस है क्या। पल्सिस पैराडॉक्सिस वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर किसी भी इंसान के अंदर अगर मोर देन 10 mmHg जो प्रेशर है वो एक तरह का कम हो जाए, कि एक तरह का मोर देन 10 mmHg जो है वो प्रेशर आपका इंस्पायरेशन के ऊपर कम हो जाए, इस कंडीशन को हम पल्सिस पैराडॉक्सिस कहते होते हैं। आपने कहना मोर देन 10 mmHg, तो इसकी जो कॉजेज होती हैं वो क्या हो सकती हैं? आपने कहना है पल्सिस पैराडॉक्सिस की जो कॉजेज हो सकती हैं बच्चों, वो ये हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक बंदा जिसके अंदर पेरिकार्डियल डिजीज है, वो एक कॉज हो सकती है। नंबर टू, कौन सी कॉज हो सकती है? आपने कहना है कि जैसा कि पेरिकार्डियल के अंदर कार्डिक टेम्पोनेट की डिजीज है, पेरिकार्डियल calcific, आपने कहना है कि हाँ जी कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, ये आपका करवा सकती है ये दो। तीसरे नंबर पे आपका कौन करवा सकता है बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए? तीसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि आपकी सीओपीडी की जो डिजीज है वो भी इवन के करवा सकती होती हैं। अब हमने ये कहना है कि हाँ जी ना, ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है? हाँ जी, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा क्यों ब्लड प्रेशर कम होता है? ये तो रट्टा हो गया ना। अगर हम कहें कि इंस्पायरेशन के अंदर जनाब आपका मोर देन 20 mmHg अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो इसको पल्सर पैराडॉक्सिस कहते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई टा कम होता क्यों है? तो आपने क्या कहना है, वेरी गुड राबिया बच्चे, आपने कहना है कि इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम बनती होती है वो आपका क्या होता है बेटा। अभी हम इधर आते हैं और आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि आप इस तरह समझो कि हाँ जी जनाब, यहाँ पे मैं आके आपको पूरे का पूरा पल्सिस पैराडॉक्सिस का ये जो कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाता हूँ, और उसके बाद आप लोगों का हम आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको एक तरह का डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो इस बात को थोड़ा सा गौर करना है बच्चों कि एक तरह का ये आपका एक तरह का क्या, एक तरह का बच्चों आपने कहना है कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, उसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपने कहना है कि इंस्पायरेशन के अंदर होता क्या है, इंस्पायरेशन के अंदर ये होता है कि आपका वेनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब आपका वेनस रिटर्न बढ़ता है तो आपका बहुत सारा जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। राइट एट्रियम के अंदर आएगा तो फिर आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। मतलब कि राइट वेंट्रिकल के अंदर अगर आपका ब्लड 5 लीटर आ रहा है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड 3.5 लीटर आएगा। मतलब कि लेफ्ट साइड पे आपका ब्लड कम आता है, राइट साइड पे आपका ब्लड ज्यादा आता है। अब वो कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल बच्चों एक बंदे के अंदर आप ये देख रहे हो कि कार्डिक टेम्पोनेट है, या आप ये देख रहे हो कि पेरिकार्डिक कासिफिकेशन है, तो बच्चों जब यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज्यादा आता है ना, तो बच्चों पता क्या काम करता है, ये बहुत ज्यादा जो फ्लूइड आता है ये आपके वेंट्रिकल जो सेप्टा इसको एक तरह का प्रेशर यहाँ पे लगाता है। जब ये प्रेशर लगाता है तो ये जनाब आपको एक तरह का बल्ज बन के इसको एक तरह का रुकावट कर देता है, यानी कि वेंट्रिकल को प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देता। जब आपके वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली होने नहीं देता तो वेंट्रिकल से फ्लूइड को उस तरह बाहर नहीं निकलने देता। जब आपके वेंट्रिकल को फ्लूइड जो होगा वो उस तरह बाहर निकलने नहीं देगा तो आपका जो कार्डिक आउटपुट होगा बच्चों वो कम होगा कि नहीं होगा? शाबाश, मुझे ये बता दीजिएगा। आपका जो कार्डिक आउटपुट होगा वो कम होगा कि नहीं होगा? तो आपने कहना है कि आपका जो कार्डिक आउटपुट होगा वो एक तरह का कम हो जाएगा। जब आपका बच्चों जो कार्डिक आउटपुट होगा वो एक तरह का कम हो जाएगा तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इसके नतीजे में अब हम क्या देखेंगे। आपने कहना है कि आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ये मेन वजह होती है, रट्टा नहीं लगाना, ठीक हो गया? तो आपने कहना होता है कि इंस्पायरेशन के अंदर आपका जो कार्डिक वेनस रिटर्न होती है वो बढ़ जाती है। जैसे वेनस रिटर्न बढ़ती है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज्यादा आता है। जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज्यादा आएगा तो राइट वेंट्रिकल जो होगा उसका जो सेप्टा होगा वो एक तरह का दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पुश करेगा, जिसके नतीजे में आपने कहना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका एओर्टा उसके अंदर ब्लड कम जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर ब्लड कम जाएगा तो आपने कहना है कि आपका एक तरह का कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी। जब आपकी कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात, आपका ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो ये आप इसको हम कहते हैं एक तरह का बच्चों पल्सिस पैराडॉक्सिस कहते हैं, ठीक है? अब देखें बाकी सारी की सारी मैंने आपको डिजीजेज बताई थी कि रिस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा, सीओपीडी, कार्डिक टेम्पोनेट, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है? और उसके बाद कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी लिख देना। पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये आपका करवाता होता है, ठीक है बच्चों? आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। के आगे वाला क्वेश्चन क्या है? तो इसके अंदर क्या पेरिकार्डियल डिजीज है, ये आपने लगाना है। 67-year-old man present with recurrent brief episode of the syncope that occur specifically when shaving. His vital signs are normal and there are no orthostatic changes or cardiac murmur. These symptoms triggered by mechanical pressure on the neck are most likely due to carotid sinus hypersensitivity leading to which of following? हाँ जी बच्चों, क्या इसका आंसर होगा? अगर आप कैरोटिड साइनस के रिसेप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट या कैरोटिड मसाज करोगे तो क्या होगा? और बच्चों आपने कहना होता है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला बनता है ना, तो ब्लड प्रेशर का मसला बनेगा तो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हमारे पास एक तरह का जो क्विक वे होता है वो होता है आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। क्या करता है? एक तरह का नर्वस सिस्टम काम करता होता है। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों कि फॉर एग्जांपल कि जब भी एक तरह की आप किसी को नेक को या एक तरह का शेव या ओल्ड एज के अंदर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं उसकी जो सेंसिटिविटी होती है बच्चों वो बढ़ जाती है। जब आपकी कैरोटिड साइनस के रिसेप्टर्स की जो सेंसिटिविटी होती है बच्चों वो बढ़ जाती है ना, तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि आगे वाली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपके ब्रेन को मैसेज आता है। जब आपके ब्रेन को मैसेज आता है ना बच्चों, तो आपने कहना है कि आपके कैरोटिड साइनस और एओर्टिक साइनस जो होते हैं, ये आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेगस नर्व और विद द हेल्प ऑफ ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। जब ये मैसेज देते हैं बच्चों, तो अगर तो फॉर एग्जांपल आपके रिसेप्टर को एक तरह की आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपने कहना है कि सेंसिटिविटी यहाँ पे बढ़ गई। अगर तो सेंसिटिविटी आपकी बढ़ गई, तो आपने कहना अगर ये सेंसिटिविटी आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो आपने कहना होता है कि स्ट्रेस रिसेप्टर आपके ज़्यादा हो गए। तो अगर आपके एक तरह के स्ट्रेच रिसेप्टर आपके ज्यादा हो गए, क्या हो गया? एक तरह के बच्चों स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो एक तरह के ज्यादा हो गए। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स काम क्या करते हैं? तो आपने कहना है कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स ये काम करते होते हैं कि आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं। जब ये आपके ब्रेन को मैसेज देंगे तो उसके नतीजे में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक हो गया? और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका एक्टिव हो जाता है। तो मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डायलेट करता है। जब आपकी ब्लड वेसल्स होगी उसको डायलेशन होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा बच्चों, आपने कहना है कि आपकी जो होगी एक तरह की आपके रेजिस्टेंस होगी वो एक तरह की कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर है वो एक तरह की रेजिस्टेंस कम हुई। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वेगल नर्व स्टिमुलेशन, वो जनाब आपने कहना होता है कि वेगल नर्व स्टिमुलेशन की वजह से आपके हार्ट को मैसेज देता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट कम होती है और बंदे के अंदर आप क्या देखते हो बच्चों? आपने कहना ब्रेडिकार्डिया देखते हो। क्या देखते ना? ब्रेडिकार्डिया देखते हैं। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। और वो बंदा जिसके अंदर जनाब आपने कहना है
कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का ये तो वो है जिसके अंदर जनाब स्ट्रेस रिसेप्टर को ज्यादा स्टिमुलेट किया जाए। अब वो कंडीशन जिसके अंदर स्ट्रेस रिसेप्टर को कम स्टिमुलेट किया जाएगा तो क्या होगा? आपने कहना वो कंडीशन जिसके अंदर स्ट्रेस रिसेप्टर को कम स्टिमुलेट किया जाएगा तो ब्रेन को कम ब्लड मिलेगा, जिसके अंदर आपने कहना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ऑपोजिट आपका एक्टिव हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको ब्लॉक होगा, तो ये पूरा ऑपोजिट काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? आपने कहना डिक्रीज सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, ये बनता है। ठीक है बच्चों, आगे देखें। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कार्डिक टेम्पोनेट की बात कर रहे हैं। अ 78 ईयर ओल्ड मैन, ओल्ड वीमन विद एन, उसने क्या कहा कि एक तरह की एक बंदी आपके पास आती है, उसके 78 ईयर ओल्ड वीमन है विद एंट्रोलेटल MIST सेगमेंट एलिवेशन 1 AVL प्रेजेंट ऑन द 5th डे ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन विद सडन ऑनसेट डिस्निया हाइपरटेंशन रेज JVP विद क्लियर लंग्स। उसके बाद कहती है कि शी रैपिडली प्रोग्रेस पल्सिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड डाइज द क्लिनिकल प्रेजेंट सडन कार्डिक टेम्पोनेट 13 to 3 to 14 post MI is most likely due to which of following। बच्चों कार्डिक टेम्पोनेट होता क्या है? सबसे पहले आपने कहना होता है कार्डिक टेम्पोनेट वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर किसी भी बंदे के अंदर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो इकट्ठा होता है, जिसके बजाय आपने कहना है कि फ्लूइड जब ये इकट्ठा होगा तो आपके वेंट्रिकल की फिलिंग कम होगी, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और यही वेंट्रिकल से फ्लूइड जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाता है। बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा तो वेंट्रिकल से एट्रियम, एट्रियम से जनाब आपका जगुलर वेनस डिस्टेंशन। तो आपने कहना होता है कि इसके अंदर जगुलर वेनस डिस्टेंशन देखेंगे नंबर 1। आपको क्या लगता है पहले नंबर पे तो ये बताएं ना कि इसका आंसर क्या है? आपने कहना कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या बनता है कि एक तरह का जगुलर वेनस डिस्टेंशन देखेंगे बच्चों। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर हम क्या देखते होते हैं? आपने ये कहना है कि बच्चों इसके अंदर कार्डिक मतलब कि हाइपोटेंशन देखते हैं, और तीसरे नंबर पे आप कहते हैं मफल्ड हार्ट साउंड देखते हैं। क्या एक तरह के मफल्ड हार्ट साउंड देखते हैं? तो भाई अगर किसी बंदे के अंदर पेरिकार्डियल या कार्डिक टेम्पोनेट है तो जो प्रॉब्लम कहाँ है, फ्लूइड कहाँ इकट्ठा हुआ है? तो आपने कहना ब्लड अकोमुलेशन इनटू द पेरिकार्डियल स्पेस। कहाँ पे आपका एक तरह का पेरिकार्डियल स्पेस। अच्छा, एक बच्चे ने ये बताया कि सर इसका जो आंसर है वो एक तरह का बनता है कि रप्चर ऑफ पेपिलरी मसल्स। बच्चों क्यों ये सोचा आपने कि क्यों ये बनता है? शाबाश, कोई मसला नहीं है, ये बताएं बेटा, कोई वजह होगी ना सोचने की। क्या कार्डिक टेम्पोनेट आपका पेपिलरी मसल्स की वीकनेस की वजह से हो सकता है? बच्चे कार्डिक टेम्पोनेट उस वजह से नहीं होता। जब आपकी बॉडी के अंदर पेपली मसल्स की वीकनेस होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो फ्लूइड होता है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर बैक करता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से फ्लूइड आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर बैक करेगा तो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होगा वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, जब पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा। जब आपका ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा तो यही जो ब्लड होगा वो आपकी पल्मोनरी वेन से आपने ये कहना होता है कि आपका लंग्स के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि ये आपका एक तरह का पल्मोनरी एडिमा बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? एक तरह का पल्मोनरी एडिमा बनाता होता है। ये बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है। और वो आपका आप अगर पल्मोनरी एडिमा की बात होती, प्लूरल एफ्यूजन की बात होती तो हम सोच सकते थे कि हाँ जी जनाब इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर ये नहीं सोचना। कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर बेसिकली आपकी वेंट्रिकल की जो आपकी पेरिकार्डियल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर डिफेक्ट होता है, उससे जो फ्लूइड होता है वो जनाब आपका पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से आपने कहना पेरिकार्डियल फ्यूजन और कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है बच्चों। ठीक हो गया? ठीक हो गया राबिया बच्चे? हाँ बेटा, आगे आ जाओ जी। यार ग्रुप में मैसेज कर दो कि अगर किसी ने आना है वो जल्दी आ जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं दूसरा इधर से अगला। तो देखो बच्चों यार आगे वाला जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके पास 60 ईयर ओल्ड मेल विद persistent atrial fibrillation and inadequate rate control metoprolol is started on digoxin started। मेटाप्रोल क्या क्या एक तरह की उसको स्टार्ट की है, उसके बाद क्या हुआ एक तरह persistent atrial fibrillation inadequate heart control on metoprolol। क्या हुआ एक तरह का मेटाप्रोल से उसकी हार्ट रेट कंट्रोल नहीं हो रही। फिर क्या कि स्टार्टेड ऑन डाइजॉक्सिन, इस पेशेंट को किसके ऊपर रखा? डाइजॉक्सिन पे ले आए। 4 weeks later his resting heart rate decreased from the 105 to 84। उसकी हार्ट रेट क्या होगी? एक तरह की कम होगी। विच ऑफ फॉलोइंग मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन द रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट। तो बच्चों आपने कहना है कि डाइजॉक्सिन किस तरह आपके हार्ट रेट को कम करती है, बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों के, जो डाइजॉक्सिन होती है वो आपके हार्ट रेट को इस तरह कम करती होती है कि ये आपकी वेगल नर्व की ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन देती है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैसेज देगी। जब आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैसेज देगी तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है?
आपने कहना होता है कि वेगन नर्व को स्टिमुलेट करता है। जब आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो इसके नतीजे में आपका एससी और एवी नोड जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है। जब किसी भी बंदे के अंदर एससी और एवी नोड डिप्रेस हो जाएगा तो उस बंदे की जो हार्ट रेट होती है बच्चों वो कम हो जाती है। तो आपने क्या कहना है, एक तरह का इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टोन, ये आपने याद करना है। इंक्रीज वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन का क्या आपकी हार्ट रेट के साथ लेना देना है? इसके साथ कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ठीक है। आपने कहना है कि कॉन्ट्रैक्शन माना कि वो करवाती है, लेकिन इससे हार्ट रेट कैसे कम हो गई, ये तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो आप कह सकते हो कि हाँ जी जनाब आपकी कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा करती है, इसका मैकेनिज्म है, लेकिन हार्ट रेट को कम नहीं कर रही। दूसरा, डिक्रीज एट्रियल रिफ्लेक्शन, ये भी नहीं। डिक्रीज परकंजी फाइबर ऑटोमेटिसिटी, ये भी नहीं। तो आपका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, एक तरह का यही बनता है। अब हम आते हैं इधर और यहाँ पे देखते हैं डाइजॉक्सिन का क्या लिखा हुआ आपकी बुक के ऊपर। ये देखें बच्चों, डाइजॉक्सिन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिमुलेट वेगस नर्व, क्या होता है, हार्ट रेट को कम करना। तो उसने ये पूछा कि कैसे हार्ट रेट कम करती है, तो आपने क्या कहना है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और उस वजह से क्या होती है, एक तरह की हार्ट रेट आपकी कम होती है बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है लाइन। आगे देखो, बाकी आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा करता है। और अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि कॉन्ट्रैक्शन को कैसे ज्यादा करता है तो आपने क्या कहना होता है, इसका आंसर क्या है बच्चों? आपने कहना है कि कॉन्ट्रैक्शन को इस तरह ज्यादा करता है कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को ब्लॉक कर देता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को ब्लॉक कर देता है। जब आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ब्लॉक हो जाता है तो इसके नतीजे में कैल्शियम आपके सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा रहता है। जब आपका कैल्शियम आपके सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा रहता है तो ये जो कैल्शियम होता है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्टोर्ड कैल्शियम होता है उसको रिलीज करवाता है। जब आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्टोर्ड कैल्शियम होता है उसको ज्यादा से ज्यादा रिलीज करवाओगा तो उसके नतीजे में क्या होगा बच्चों, आपने कहना है कि फिर आपकी हैवी कंट्रैक्शन होगी। ठीक होगा, ये आपने याद करना है, क्या होगा, एक तरह की हैवी कंट्रैक्शन होगी बच्चों। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि डाइजॉक्सिन क्या काम करता है, जैसा कि आपने कहना हार्ट फेलियर के अंदर कंट्रैक्शन को ज्यादा करता है। एट्रियल फिब्रिलेशन, लो कंडक्शन, यहाँ पे एवी नोड डिप्रेस एस और एवी नोड को करता होता है। ठीक हो गया। आगे देखें, आगे का सीन है। आगे आपने कहना है कि बच्चों क्योंकि आपने कहना है कि इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या है। डाइजॉक्सिन आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज्यादा करेगा, ऐसा ही है ना। तो बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर क्या काम करता होता है। ओ भाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक तरह का जीआईटी की स्टिमुलेशन को ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से बंदे के अंदर डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है। समझ आइए, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। ओके ओके बच्चों, आपने ये कहना है, जिसके अंदर आपने ये कहना होता है कि आप एक तरह का नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया देखते हैं बच्चों। दूसरा आपने कहना होता है कि ये जनाब आपका येलो विजन देता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी ये देखिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को ब्लॉक करता है, मतलब क्या है, सेल के अंदर सोडियम को बाहर जाने नहीं देता और पोटेशियम को सेल के अंदर आने नहीं देता। अगर फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम आपके सेल के अंदर आएगा ही नहीं, इस ड्रग ने ऐसे काम किया, तो पोटेशियम कहाँ है, पोटेशियम आपके ब्लड के अंदर है। तो जब आपका पोटेशियम आपके ब्लड के अंदर रहेगा तो पोटेशियम का क्या हो सकता है, हाइपरक्लीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है तरह का बच्चों, आपने कहना हाइपरक्लीमिया हो सकता है। तो आपने कहना कि इसकी वजह से आप क्या देखते हो, हाइपरक्लीमिया देखते होते हो, जिसकी वजह से आप टाल टीवीएफ बिल्कुल देख सकते हो बच्चों। आपने ये कहना होता है। दूसरा आपने कहना है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि डाइजॉक्सिन के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा कर सकती हैं। क्वेश्चन ये है कि कैसे। आपने कहना है कि ये डाइजॉक्सिन रिलीज कहाँ से होता है, किडनी से। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये किडनी से आपकी क्लियरेंस को रोक दें, वो कौन सी मेडिसिन है। आपने कहना है वीरप्पा मिल है, अमायोड्रोन है, क्विनिडोन है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहो कि एक ही जनाब किडनी है, किडनी से ही निकलनी थी और वहां पे जाके ये ना अमायोड्रोन ये सारी लग गई। जब ये सारी की सारी मेडिसिन लग गई तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी एक तरह की डाइजॉक्सिन वहां से निकलेगी नहीं। जब डॉक्सिन डाइजॉक्सिन वहां से नहीं निकलती तो डाइजॉक्सिन का जो लेवल होता है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। आपने ये कहना है। बाकी इसका जो तरीकाकार है वो क्या है, आप स्लोली नॉर्मलाइज पोटाशियम को करें, मैग्नीशियम दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब एंटी डाइजॉक्सिन फैब देते होते हैं, ये आपका एक तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है बच्चों। आगे आ जाओ, आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों, शाबाश। पहले तो ये बताएं। ओके, आगे बच्चों आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे बच्चों अपने क्वेश्चन के अंदर ये देखना है, 30 ईयर ओल्ड एशियन मेल विद द
हैवी स्मोकिंग हिस्ट्री प्रेजेंट विद पेनफुल अल्सरेटेड फिंगर टिप डिमिनिश रेडियल पल्स। क्या होता है एक तरह का रेडियल पल्स, क्या हो गया एक तरह की उसकी कम हो गई। फिजिकल एग्जामिनेशन आल्सो शोज सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इन द लेफ्ट फोरआर्म, which of following pathological finding is most characteristically of this patient's likely कंडीशन। पहले नंबर पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों ये है क्या। बच्चों आपने कहना होता है कि आपके पास एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो, उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि वो जनाब स्मोकिंग करता है और उसके जो डिजिट्स हैं वो जनाब उसके काम नहीं कर रहे। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई भी बंदा ऐसा हो जो कि स्मोकिंग करता हो और उसके डिजिट्स जो है उसकी नेक्रोसिस हो जाए, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते थे कि डिजीज कहते होते थे। उस डिजीज का बच्चों क्या नाम होता था? आप सबको पता होगा कि उसको हम कहते होते थे बर्गर डिजीज। क्या कहते थे बच्चों? एक तरह का बर्गर डिजीज कहा जाता था। तो आपने कहना होता है कि बर्गर डिजीज होती है जिसके अंदर जनाब हम ये कहते थे बच्चों ये पैथोमा के अंदर आपकी वास्कुलाइटिस के चैप्टर के अंदर और सीवीएस के अंदर अभी आपका ये पाया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, आपने कहना है कि उस पेशेंट के अंदर इवन तक के पेशेंट को आपकी दर्द भी नहीं होती, पेन भी नहीं होती। जब उस पेशेंट को पेन भी नहीं होती तो आपने ये कहना होता है कि आपकी जो नर्व होंगी वो इन्वॉल्व होंगी कि नहीं होगी? ऐसे ही है ना, पेनलेस होते हैं। तो पेन नर्व इन्वॉल्व हुई तो बच्चों एक तो बात आपने ये कहनी है, ठीक होगा, कि इसके अंदर क्या होगा, एक तरह की नर्व जो होगी वो एक तरह की इन्वॉल्व भी नहीं होगी, मतलब कि बंदे को पेन तक नहीं होती, आपने ये कहना होता है। तो बच्चों जब आपके इस पेशेंट को एक तरह की पेन तक नहीं होती, आपने ये कहना है, तो उसके अंदर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर नर्व इन्वॉल्व हो रही है, जो कि अपने ऑप्शन के अंदर देखना है कि नर्व किसके अंदर आ रही है। एक बात, दूसरी बात आपने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है कि जैसा कि बर्गर डिजीज़ के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट का जो बेहतरीन तरीका होता है वो क्या होता है? आपने कहना सिगरेट को छोड़ दो, सिगरेट को छोड़ दो। जित जैसे आपने सिगरेट को छोड़ना है वैसे वो सही हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि ये कौन से वेसल्स की डिजीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये कहना है कि आपकी कौन-सी वेसल्स की डिजीज़ होती है, तो आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है। इसको आपने कहना होता है कि ये जनाब आपके मीडियम वेसल्स की जो डिजीज़ पाई जाती है, आपने ये कहना होता है। कौन-सी आपकी एक तरह की मीडियम वेसल्स की डिजीज़। जैसा कि बच्चों आपका क्या है, ये देखें, ये आपकी पूरी की पूरी बुक के अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है। 1 मिनट बच्चों। Necrotizing vasculitis involving the digits present with ulceration, gangrene, auto amputation of fingers। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि किसके साथ एसोसिएट करता है? रायनाउड फिनोमेना के साथ एसोसिएट, हाईली एसोसिएट विद स्मोकिंग। ट्रीटमेंट क्या है? स्मोकिंग सेसेशन है। ये क्या होता है आपका? एक तरह का बर्गर डिजीज। और ये किसके अंदर आता है? आपने कहना मीडियम साइज वैसल डिजीज के अंदर आता है बच्चों। ठीक हो गया बच्चों। ये आपने एग्जामिनर के अंदर लिहाज से ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब ये क्या चीज़ है, क्या इसके अंदर आता है, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो बुक है उसके अंदर भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मतलब मेनली यार यही है, इसके अंदर अपने नर्व्स का कहना है, ये सारी की सारी इन्वॉल्व होती है, उसकी एक तरह की नेक्रोसिस होती है। तो आपकी बुक के अंदर क्या आंसर है? सिगमेंटल वास्कुलर एक्सटेंडिंग इनटू कंजेशन वेन एंड नर्व, ये आपने कहना होता है। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं, आगे का क्या सीन है। आगे बच्चों आपको पता होना चाहिए, अ 58 ईयर ओल्ड मैन विद सीवियर हाइपरटेंशन प्रेजेंट विद अब्रप्ट ऑनसेट टीयरिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक एंड सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस discrepancy between his arms despite these symptoms ECG and troponin level are normal. The clinical picture is most likely initiated by which of following pathophysiological process। ये क्या है बच्चों? इंटीमल टीयर है, ये मैंने आपको अभी बताया बच्चों, ये ओटिक डाइसेक्शन का पेशेंट है। सिंपल सी बात, आगे आ जाओ। आगे क्या? आगे देखो बच्चों, अ 52 ईयर ओल्ड विद द हिस्ट्री ऑफ द हार्ट प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव फटीग एंड होलोसिस्टोलिक मरमर। क्या एक तरह का मरमर? एक तरह का होलोसिस्टोलिक मरमर है बच्चों। सबसे पहले आपने क्या कहा, एक पेशेंट आपके पास आता है, उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो? हार्ट मरमर देखते हो, और उस मरमर का नाम क्या होता है? होलोसिस्टोलिक मरमर है। सुनते कहाँ पे? आप एपेक्स के ऊपर हो, एंड रेडिएट टुवर्ड द एक्सिला। तो वो मरमर जो आप एपेक्स के ऊपर सुनते हो, एक्सिला की तरफ रेडिएट करता है, उस मरमर को हम कहते हो तो माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर है। ठीक हो गया? किसका मरमर है? माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर। दिस फाइंडिंग इज कैरेक्टरिस्टिकली ऑफ क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट reliable indicator to increase the severity in this patient's valvular condition। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जो कि जनाब आपकी एक तरह की सेवेरिटी के बारे में बताता है बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो बच्चों। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जब भी आप लोगों के पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर माइट्रल रिगर्जिटेशन होती है, तो उस पेशेंट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज्यादा जाएगा, कम जाएगा? शाबाश, मुझे ये बताइएगा बच्चों। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड जाएगा वो ज्यादा जाएगा, कम जाएगा? तो आपने कहना ज्यादा जाएगा। तो जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड ज्यादा जाएगा तो फ्लूइड ओवरलोड आप हार्ट के अंदर देखोगे। तो एक बात अपने जहन के अंदर रख लो कि वो पेशेंट, जिस पेशेंट के अंदर आप फ्लूइड ओवरलोड देखते हो, उस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते होते हो? आपने S3 हार्ट साउंड देखनी होती है। क्या देखते हैं? का S3 हार्ट साउंड देखते हैं। अब किसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड होता है? जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर आप फ्लूइड ओवरलोड देखते हो। जैसे कि बच्चों आपने कहना होता है कि एक तरह का
माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर हम देख सकते हैं, जैसा कि आपने कहना कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आप देख सकते हैं। इन सारी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपका फ्लूइड बैक होता है बच्चों, ठीक हो गया। जब आपका फ्लूइड बैक होगा तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि फ्लूइड आपके हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का आपका हाई फ्लूइड ओवरलोड करवाएगा जो कि S3 की साउंड देता है। अगर ऐसे एग्जामिनर ये कहता है कि आपके पास एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से है और उस पेशेंट के अंदर आप ये देख लेते हो कि उसके अंदर कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है या फिर वो कहता है कि हाँ जी जनाब काल्सिफिकेशन हुई हुई है, तो वो क्या है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो नॉर्मल आप हार्ट साउंड जिसकी वजह से सुनोगे वो S4 होगी। कौन सी होगी एक तरह के बच्चों, S4 होगी बच्चों। ये आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर एक तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिस पेशेंट की जो एज है वो जनाब आपके एक तरह का आपने कहना यंग फीमेल है, उसके अंदर आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब चेस्ट पेन होती है, उसके बाद आपने कहना मिड सिस्टोलिक क्लिक मरमर है, आपने कहना मैक्सिमेटिस डिजनरेटिव डिजीज है, आपने कहना कि ये माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का पेशेंट है। किसका पेशेंट है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का पेशेंट होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर हम देखते होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताएंगे, S3 का बताएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों क्लियर है, शाबाश। हाँ जी बच्चों जल्दी 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 जल्दी। A 36-year-old woman present with the embolic stroke from a period of the malaise and recurrent dental extraction। dental extraction उसके बाद उसने क्या कहा है, फीवर है। Autopsy revealed large friable vegetation on atrial surface heart valve containing infective endocarditis, which of following is most common predisposing factor for this patient's developing countries। तो बच्चों आप सबको पता है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर एक तरह का एक तरह का ये सारा हो तो आपने सबसे पहले क्या सोचना, शाबाश। इसका आंसर क्या होगा, मशाल खान AST, मशाल भाई AST नहीं जी। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का क्या होगा, शाबाश। क्या उसको पहले क्या होगा, एक तरह का एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा, माइट्रल एनुलर calcification होगी, हुक्म होगा और या फिर उसके अंदर एक तरह का माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होगा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, मेरी बात को आपने गौर करना है कि अगर कभी भी आपके पास आए कि एक बंदे को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस वैरिडेंस, तो आपने कहना अगर स्ट्रेप्टोकोकस वैरिडेंस की वजह से आपको एक तरह का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा है तो आपने कहना कि ये उस वाल्व को डैमेज करेगा जो ऑलरेडी पहले के वाल्व डैमेज है। तो वाल्व की बात कर रहा है, वाल्व की बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप इसको कहते हो कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो ये किस तरह बनता ही नहीं है, ये तो हो गया गलत। ठीक है, आपने AST को सबसे पहले निकाला। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो एज है ना वो आपने देखनी है बच्चों। अगर तो आपकी एज है ना 50+ है तो आपने कहना कि फिर ये काल्सिफिकेशन है, क्योंकि आपने ये कहना होता है कि जो रिमेटिक फीवर की डिजीज होती है उसके अंदर पहले रिगर्जिटेशन होती है और बाद में जाके जब एज होती है वो 50+ होती है तो आपने कहना होता है कि हम स्टीनोसिस देखते हैं, काल्सिफिकेशन देखते होते हैं। तो इस पेशेंट के अंदर जो एज है वो कितनी है, इसके अंदर तो एज 36 है। तो अब मुझे आपने ये बताना है कि क्या इसके अंदर आपकी स्टीनोसिस होगी या रिगर्जिटेशन होगी, शाबाश बच्चों। तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगी, एक तरह की रिगर्जिटेशन होगी। तो दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि ये भी निकाल दो। तो तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या एक तरह के माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है जो कि ये करवा सकती है बच्चों, क्योंकि यहाँ लोगों के अंदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स ये जनाब आपका एक तरह का इफेक्ट हो सकता है। आगे चलें। आगे देखो बच्चों, आगे आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 72-year-old मैन विद persistent atrial fibrillation present with a thromboembolic stroke after discontinuing his anticoagulant medication transthoracic echocardiography revealed left atrial enlargement but preserved left ventricle systolic function in the setting of the non-valvular atrial fibrillation, which of following anatomical structure is the most common site for thrombus formation। बच्चों सबसे पहले इसके अंदर है क्या, आपने क्वेश्चन क्या कहना है। ओके जी, 72-year-old बंदा है, आपके पास एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ आता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक है, उसके बाद आपने कहना है क्यों, क्योंकि एंटी कोगुलेशन को रोक दिया गया। ट्रांसथोरैसिक एकोकार्डियोग्राफी रिवील लेफ्ट एट्रियल enlargement but present of the left ventricle systolic function in the setting of the non-valvular atrial fibrillation, which of following anatomical structure is most common site for thrombus formation। तो पहले नंबर पे वो कह रहा है कि एक बंदे को एट्रियल फिब्रिलेशन है तो जो क्लॉट बनेगा वो क्या यहाँ पे बनेगा, यार ये रट्टा एक बेस। तो आपने कहना होता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन का जो भी पेशेंट होता है, एट्रिया के अंदर एक बाहर की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। क्या कहते हैं एक तरह का लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। तो जो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज होता है वहां पर जनाब ये क्लॉट होता है जो फंस सकता है।
सकता है। जैसे ही लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज के ऊपर यहाँ पे जो क्लॉट होगा वो फंसेगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपने कहना है कि लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज की वजह से यहाँ पे क्लॉट जो होता है वो फंस जाता है, और फिर कभी आपका जो क्लॉट होता है अगर रिमूव होगा तो यही क्लॉट आपके ब्रेन के अंदर जा सकता है। जब ये क्लॉट आपका ब्रेन के अंदर जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने ये कहना होता है कि स्ट्रोक होता है बच्चों। बच्चों समझ आई कि नहीं है? शाबाश, ये बताएं। तो इसका जो एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, मोस्ट कॉमन जगह आपने कहा लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज है बच्चों, क्या एक तरह का लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज है बच्चों। क्लियर है? आगे आ जाओ जी। अब देखो बच्चों, a 35-year-old woman with a long history of hyperthyroidism present with signs of the heart failure including tachycardia and wide pulse pressure. Her echocardiography shows a high cardiac output. Which class of medication could be used to control heart rate and reduce hyper आपने कहना adrenergic state of this type of the cardiac failure? सबसे पहले हमको ये देखना है। देखो यार, ये है कौन सा, फेल कौन सा है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आपने कहना है कि इसके अंदर उसने क्या कहा, वाइड पल्स प्रेशर है। क्या एक तरह का, सर जी इनकी पीडीएफ मिल जाएगी? बच्चे इनकी पीडीएफ अगर मिल जानी है तो मैंने टेस्ट क्यों लेना है उन बच्चों का? ठीक है, जिन बेचारों से मैं पैसे लिए होंगे। ले लो जनाब, ले लो। 5 मिनट आप मुझे भी चाय लेके चले जाएं तो मसला ही नहीं है। तब देखें, अच्छा जी, अब देखें बच्चों, मुझे ये बताओ कि वाइड पल्स प्रेशर किस डिजीज के अंदर देखते होते हो बच्चों? शाबाश। वाइड पल्स प्रेशर किस डिजीज के अंदर देखते होते हैं, तो बच्चा मुझे बताएगा। वाइड पल्स प्रेशर किस में देखते हैं यार, ये तो आना चाहिए। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखते हैं बच्चों। परमोरी ईशा फातिमा पुत्र कितने होते वेखदी हैं तू? आपने कहना होता है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखते होते हैं वाइड पल्स प्रेशर। तो सबसे पहले बच्चों, पीडीए में भी नहीं, पीडीए के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन उस तरह नहीं। यार सही, मुझे पानी तो दो। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कैसे वाइड पल्स प्रेशर का मतलब क्या है बच्चों? पल्स प्रेशर का फार्मूला क्या है? पल्स प्रेशर का फार्मूला ये होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को निकाल दोगे तो आपका पल्स प्रेशर निकल आएगा। अब देखें बच्चों कि ये आपका एट्रियम, ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये देखा कि जब भी किसी भी बंदे को एक तरह का एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगी तो आपका जो वेंट्रिकल उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल को एक तरह का, आपने कहना वेंट्रिकल को एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अगर रिगर्जिटेशन होगी तो ब्लड क्या होगा, एक तरह का वापस नहीं आ जाएगा, ठीक है। जब आपका ब्लड वापस आ जाएगा तो उसके नतीजे में आपने ये कहना होता है कि वो बच्चों मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है बतूल, वो आपका ये नहीं है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 120 है बच्चों, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 80 है। तो आपका कितना पल्स प्रेशर आया? 40, ठीक है। अब देखो कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक तरह का एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगा तो ब्लड आपका वापस आया। जब आपका वापस आया तो दोबारा जब वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहली की निस्बतन ज्यादा ब्लड बाहर नहीं फेंकेगा। शाबाश, आपका ब्लड ज्यादा बाहर फेंकेगा ना, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा बच्चों वो आपका एक तरह का बढ़ जाएगा। जहां पे 120 है, यही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 140 हो जाएगा। अब 140 में से 80 आप निकालो। जब आप 140 में से 80 को निकालते हो तो आपका आंसर क्या बनता है बच्चों? 60 बनता है। तो सिस्टोलिक क्या है? 60 क्या है? सिस्टोलिक आपका 60 आपका पल्स प्रेशर है। तो आपने कहना है कि ये पल्स प्रेशर क्या कर रहा है? हाई कार्डिक आउटपुट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक तरह का हाई कार्डिक आउटपुट कर रहा है। और हाई कार्डिक आउटपुट आप किस में देखते हो? एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देख रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पे आपने देखना है बच्चों कि क्या लिखा है। ये दफा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता होता है कि ऐसा कौन सी वल्वुलर हार्ट डिजीज है जो कि वाइड पल्स प्रेशर के साथ एसोसिएट करती है। तो आपने कहना है कि वो एओर्टिक रिगर्जिटेशन की डिजीज है। तो आप देखें बच्चों कि क्या है, अ 35-year-old विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म प्रेजेंट विद द साइन ऑफ द हार्ट फेलियर इंक्लूडिंग टैकीकार्डिया वाइड पल्स प्रेशर। Her echocardiogram shows a high cardiac output. Which class of medication could be used to control of the heart rate and reduce hypertensive state in this type of the cardiac failure? ये वैसे उसने पूछा हुआ है, आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर जो मेन डायग्नोज बनता है क्या बनता है? एक तरह का हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। ये आपने याद करना है, ठीक हो गया बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, आगे का क्या क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर बनता है बच्चों? शाबाश, जल्दी करें। क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? स्ट्रेस।
और भाई जो आप लोगों ने पेपर दिया, कम से कम ये तो बता दो ना कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है। इतना तो हक ਤੁਹਾਡਾ बनता ही है ना। गलत बताया सही बताया वो बात की बात है। देखें इसके अंदर है क्या। आपने कहना है अ 70-year-old मैन इज ब्रॉट इन आफ्टर सडन डेथ ऑफ हर स्पाउस। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। शी डिस्क्राइब acute severe chest pain, her ECG shows ST segment elevation, anterior leads। उसके बाद इमरजेंसी एंजियोग्राफी रिवील नो ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोरी आर्टरी डिजीज, मतलब दिल की कोई मसला नहीं है। Left ventriculogram demonstrate akinesia of the mid and apical segment of the hypercontractility of the basal segment। जिसके अंदर भी बच्चों आप ये देखो ना कि हाँ जी जनाब करीबी किसी की डेथ हो गई है, उसके बाद जनाब आप हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी एपिकल सेगमेंट आप देखो, तो आपने कहना होता है कि ये होता है टोकुत्सुबु कार्डियोमायोपैथी। टोकुत्सुबु कार्डियोमायोपैथी का जो दूसरा नाम होता है वो आपने कहना होता है कि वो जनाब आपकी एक तरह की स्ट्रेस के रिलेटेड होती है। क्या ये परसिस्टेंट रहती है? आपने कहा ये परसिस्टेंट नहीं रहती। जब आपका एक तरह का स्ट्रेस आपकी बॉडी से निकल जाता है तो ये टोकुत्सुबु कार्डियोमायोपैथी भी ठीक हो जाती है और बंदा नॉर्मल लाइफ गुजारने लग पड़ता है। तो टोकुत्सुबु कार्डियोमायोपैथी का रिलेटेड किसके साथ होता है? स्ट्रेस के साथ होता है। ये आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाओ। आगे क्या ये क्या है? इंफाक्शन इन विच ऑफ कार्डियक चैम्बर इज प्राइमरली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस occlusion। क्या हो रहा है? एंजियोग्राफी कंफर्म द थ्रोम्बोटिक occlusion इन द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो बच्चों अगर किसी भी बंदे के अंदर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर अगर कोई क्लॉट है, समझ आ रही है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर किसी तरह का कोई क्लॉट है, तो आपके कौन से चैम्बर को ब्लड की सप्लाई कम मिलेगी? शाबाश, आपने क्या कम बताना है? आपने कहना लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड की सप्लाई क्या मिलेगी? एक तरह की कम मिलती होती है बच्चों। तो इसका आंसर ये यार, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये हमें ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ये आपकी कोरोनरी सर्कुलेशन का टॉपिक है, याद होना चाहिए आपको। A 28-year-old intravenous drug user present with a month of the intermittent fever and generalized malaise, okay, infective endocarditis है। On examination he has a temperature, scatter splinter hemorrhage है, ये भी infective endocarditis। his blood pressure इतना है। उसके बाद क्या कह रहा है? With the audible decrease and diastolic murmur at the left sternum, what is the diagnosis? Which diagnosis is most consistent with these findings? कौन सा ऐसा डायग्नोज है? तो बच्चों आपको पहले ही पता है कि यार ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सारा कुछ है इसके अंदर। आपको मुश्किल है, शाबाश। आगे ये बताओ। वो कह रहा है कि माइनर क्राइटेरिया फीवर अकॉर्डिंग टू द जोन क्राइटेरिया रिमेटिक फीवर इसको है। ठीक है, वो कह रहा है कि 10-year-old बॉय प्रेजेंट विद माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस एंड फीवर 2 weeks आफ्टर अ स्ट्रेप्टोकोकल pharyngitis which laboratory abnormality would be considered a minor criterion of उसको कहते हैं कि हाँ जी जनाब ऑफ acute rheumatic fever according to जोन्स क्राइटेरिया। बात करने का मतलब क्या है कि हाँ जी जनाब जोन्स क्राइटेरिया के मुताबिक जो माइनर है वो क्या है? हाँ जी बच्चों, क्या होगा? आपने कहना है कि पहले नंबर पे फीवर है माइनर के अंदर, दूसरे नंबर पे ESR, CRP नहीं, ESR आपने ये कहना होता है। ESR की तरफ पहले आपने कहना पहले नंबर पे फीवर। ठीक है बच्चों, फीवर हो गया, मसल पेन हो गया, उसके बाद ESR हो गया, आपने इसकी तरफ जाना। लेकिन सबसे पहले माइनर के अंदर आपने क्या कहना है? एक तरह का बच्चों फीवर कहना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनता है? एक तरह का फीवर बनता है। अगर फीवर ना होता तो आप CRP लगा सकते थे, अगर फीवर ना होता तो। ठीक हो गया बच्चों, आगे देखें। 16-year-old गर्ल इज प्रेजेंट विद पेनफुल swollen knees and fever, she has elevated ESR and there is a high clinical suspicion of the rheumatic fever, a dramatic response to which anti-inflammatory treatment would be considered supportive the diagnosis। तो आप लोगों को पता है वो कौन सी एस्पिरिन है। ये भी आपका सिंपल सा बात है, क्लॉट से बचाती होती है। आगे 52-year-old मैन विद severe rheumatic fever, हार्ट mitral stenosis है। उसके बाद रिपोर्ट प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट swallowing of solid food, a barium swallow shows extensive compression of the middle third of the esophagus which chamber is enlarged। आपने कहना होता है लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है बच्चों? ये वैसे मैं ऑलरेडी इतनी दफ़ा आपको बता चुका हूँ ऑर्टनर सिंड्रोम होता क्या है। और बच्चों अगर आप अपने हार्ट को देखते हो ना, तो आपने कहना होता है कि अगर हम इस हार्ट को देखते हैं, ये आपका एट्रियम है और उसके बाद आपने कहना है कि ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद ये इस तरह है। अब आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब हार्ट के अंदर ये जनाब आपका एक तरह का लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट आपने कहा वेंट्रिकल, उसके बाद आपने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो पीछे की तरफ गया होता है। कहाँ पे? पीछे की तरफ गया हुआ होता है। अब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब है कि आपने कहना है कि ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व होता है उसको हम वाइटल वाल्व कहते होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान के अंदर माइटल वाल्व नैरो हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रिया क्या करेगा? एक तरह का जोर जोर से पंप करेगा। जब ये जोर जोर से पंप करेगा बच्चों, तो आपने कहना कि लेफ्ट एट्रिया के बिल्कुल पीछे जो पाया जाता है वो एक तरह का एसोफेगस पाया जाता है। तो जब आपके लेफ्ट एट्रिया जोर जोर से पंप करेगा तो वो एसोफेगस को कंप्रेस करेगा। जब ये एसोफेगस को कंप्रेस करेगा तो खुराक इजीली नीचे नहीं जा सकती। जब ये खुराक इजीली नीचे नहीं जा सकती, इस वजह से एक तरह का डिस्फेजिया हो जाता है। तो आपने क्या कहना है? इसके अंदर हम क्या देखते हैं ना, डिस्फेजिया देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपने कहना है। अच्छा यार मैंने नहीं उधर की पीनी।
तो कभी भी अगर आए कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर स्ट्रेट बॉर्डर ऑफ हार्ट हो, स्ट्रेट बॉर्डर ऑफ हार्ट हो, एक बात। दूसरे नंबर पे वो ये कहे कि हाँ जी बच्चों, इस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि फॉर एग्जांपल मतलब कि डिस्फेजिया हो। उसके बाद आपसे ये कहा जाए कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो। उसके बाद वो ये कहा जाए बच्चों नंबर 4 कि हाँ जी जनाब कि ये कौन सी कंडीशन है, आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये आपका माइटल स्टेनोसिस के साथ हो, माइटल स्टेनोसिस हो। इन सब कंडीशन को हम कहते होते हैं ये ऑटनर सिंड्रोम है। ये कौन सा सिंड्रोम आपके एक तरह का ऑटनर सिंड्रोम है बच्चों। उसके बाद जो बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है वो कौन सी ऑटन सिंड्रोम वाली, ये सारी कुछ तो आपको हो गई। इसके बाद बच्चों आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि हाँ जी जनाब जैसा कि मैंने ऑटन सिंड्रोम का ये सारे का सारा फीचर्स आपको बताए। आपने ये कहना है अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि मोस्ट पोस्टीरियर चैम्बर कौन सा होता है, आपने कहना लेफ्ट एट्रियम। कभी भी ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनली जो आपका ट्रॉमा के अंदर जो चैम्बर जाता है वो होता है राइट वेंट्रिकल। ये भी आपने याद करना है। तीसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब कभी भी अगर एग्जामिनर ये पूछे कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर जो एंट्रोसेप्टल सरफेस जो आपका वेंट्रिकल बनाता है वो कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल। कभी भी ये पूछा जाए कि आपका राइट बॉर्डर जो बनाता है वो कौन बनाता है, आपने कहना राइट एट्रियम। क्या कहता है, एक तरह का राइट एट्रियम राइट बॉर्डर बनाता है। कभी भी ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब आपका जो लेफ्ट बॉर्डर बनाता है वो कौन बनाता है, आपने कहना लेफ्ट वेंट्रिकल। कभी भी ये पूछा जाए कि इंफीरियर सरफेस कौन बनाता है, आपने कहना होता है कि आपका राइट वेंट्रिकल। ये आपने वैसे बातें याद करनी है, ये आपके एग्जाम के लिहाज से ही मैंने आपको बताया भी हुआ है सारी बातें पहले। अगर फिर भी नहीं आई किसी बच्चे को तो वो बंदा अपना मतलब कि अल्लाह ही हाफिज है। आपने कहना है तो इसके अंदर क्या आपने कहना है, एक तरह का आपका लेफ्ट एट्रियम होता है बच्चों। आगे आ जाओ जी। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है जिसको आपने क्या कहना है, एक तरह का हाइपोट कार्डियक के लिए। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर बनता है इसका। ऊपर वाले का कोआगुलेटिव नेक्रोसिस एक सोनिया ने बताया और आकाशा ने बताया और तहसीन ने। ओ भाई सिंपल सी बात है। इसके अंदर वो कह रहा है कि हाँ जी जनाब कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ फेमोरल आर्टरी है। तो बच्चों जब आपकी पूरी की पूरी फेमोरल आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाएगी तो आपको लिम्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी। जब आपके लिम्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती तो इसके नतीजे में हम कहते होते हैं कि ये ड्राई गैंग्रीन है। और ड्राई गैंग्रीन जो पार्ट होता है वो आपका किसका होता है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का होता है। अगर वो ये कह देता कि वहां पे जनाब एक तरह की पस बनी हुई है, पहले ब्लड सप्लाई कम हुई और फिर वहां पे क्या होगी, एक तरह की पस बन गई, तो ये कौन सी नेक्रोसिस है, तो आपने क्या कहना है कि ये लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस है। क्योंकि लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस वो होती है जहां पे जनाब आपके इंजाइम जो होते हैं वो एक तरह का काम करते हैं बच्चों। ये आपने याद करना होता है। आगे आ जाओ बच्चों, आगे क्या। अ 28-year-old man developed the streptococcus viridans group A, which of following cardiac lesion has the highest risk of the developing endocarditis। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो क्या एक तरह का mitral valve prolapse है। आगे आओ बच्चों कि फॉर एग्जांपल अ वेल ट्रेन्ड athlete's heart rate increase from the 50 to 170 beat per minute. This is the primarily achieved by significant reduction in duration of which phase of cardiac cycle। तो बच्चों आपने कहना होता है कि आपकी सबसे जो बड़ी फेज होती है ना कार्डियक साइकिल के अंदर वो डायस्टोलिक फीलिंग होती है। कौन सी होती है, डायस्टोलिक फीलिंग। तो अगर कोई भी बंदा बहुत ज्यादा स्पोर्ट वगैरह भागता भूगता रहेगा ना और उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो आपने कहना है कि डायस्टोलिक फीलिंग फेज जो होगी वो आपकी एक तरह की कम हो जाती होती है। आगे देखो, अ 55-year-old मैन विद द हिस्ट्री ऑफ द पुअर डेंटल हाइजीन। फिर वो डेंटल वाला आ गया। कहीं भी किसी भी जगह पे डेंटल वाला देखोगे ना बच्चों, और वो जनाब आपने कहना होता है कि कौन सा पैथोजन होता है जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है, तो आपने कहना होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस है। कौन सा आपका, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस है। आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद आपने कहना होता है कि अ यंग मैन इज एडमिटेड after a stab wound to the pericardium. The point of the injury is noted to be just to the left sternum border at the fourth intercostal space, which cardiac chamber being the most anterior at this level is the मोस्ट लाइकली बी लैसरेटेड। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब एंटीरियर मोस्ट चैम्बर की जब भी कभी बात आएगी तो आपका कभी भी ट्रॉमा की बात आएगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, राइट वेंट्रिकल होना चाहिए। आगे देखो बच्चों, आगे क्या क्या क्वेश्चन है। अ 45-year-old मैन प्रेजेंट विद इमरजेंसी डिपार्टमेंट सडन सीवियर रिपिंग सेंसेशन ऑफ हिज चेस्ट
His medical history is significant for Marfan syndrome. The ECG shows no ischemic changes. The first troponin level is within normal range. Which of following life-threatening condition was most must be urgently investigated? आपने कहना होता है बच्चों, ये आपका एक तरह का कौन सा हो सकता है, एओर्टिक डाइसेक्शन का केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना कि स्वीडिंग रिपिंग पेन होगी ना, जो चेस्ट के अंदर जाएगी, सीवियर चेस्ट पेन होगी, और बाकी सब नॉर्मल होगा, ठीक हो गया। और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू का लेना देना होगा, तो आपने कहना है ये एओर्टिक डाइसेक्शन का पेशेंट है। एओर्टिक डाइसेक्शन के अंदर आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका असेंडिंग एओर्टा होगा तो स्टैनफोर्ड टाइप ए है, अगर डिसेंडिंग एओर्टा होगा तो स्टैनफोर्ड टाइप बी है, अगर स्टैनफोर्ड टाइप ए है तो आपने कहना सर्जरी है, अगर स्टैनफोर्ड टाइप बी है तो आपने कहना बीटा ब्लॉकर और हाइड्रेलाजीन, यानी कि आपने ये कहना होता है, ठीक है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखें, आपने कहना होता है कि 70-year-old man is brought with a sudden, ये आपको मैंने वैसे बता दिया स्ट्रेस वाला फैक्टर जो था। A 60-year-old man developed sudden onset pleuritic chest pain and severe dyspnea 10 days after ongoing total hip replacement. He is tachypneic and hypotensive. An ECG is performed as part of the initial workup for suspected pulmonary embolism. कभी भी सेटोबोविस वाला से पहले की आंसर कहाँ है? स्ट्रेप्टोकोकस बोविस वाले से, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो होता है वो रिलेटेड करता होता है आपको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से, वो करता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से, ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रिदम इज सीन ऑन द ईसीजी, बच्चों आपने कहना है साइनस टैकीकार्डिया, क्योंकि इसके अंदर एग्जामिनर ये कहता होता है कि पेशेंट आपके पास आता है जिसको सीवियर सडन चेस्ट पेन है विच इज रेडिएटिंग टुवर्ड आर्म जा, उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब टैकीकार्डिया टैकीपनिया है, ठीक है। उसके बाद ईसीजी के अंदर बिल्कुल S1 Q3 T3 के अंदर एस सेगमेंट की एलिवेशन दे सकते हैं। सिटी एंजियोग्राफी, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो है वो जनाब आपकी सबसे बेस्ट होती है, ये आपने कहना होता है वीक्यू मिसमैच भी करवा सकते होते हैं, ये आपने कहना है। तो इसके अंदर आप क्या देखते हो, आपने कहना साइनस टैकीकार्डिया देखते होते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। यार बेटा कौन सा एमसीक्यू है, आपने माशाल्लाह सुना ही नहीं होगा। आपने कहना कि अ वेल ट्रेन्ड एथलीट हार्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम द 50 टू 170। आपका जो डायस्टोलिक की जो फेज होती है ना वो सबसे बड़ी फेज होती है। अगर किसी बंदे की हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है 50 से 170, तो जो सबसे बड़ी फेज होगी वो एक तरह की इफेक्ट होगी जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक फिलिंग फेज, जो होगी वो इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने कहना साइनस टैकीकार्डिया। अ 5 year old child is brought in emergency in after turning blue during a crying spell. The parents report a history of the child squatting frequently at to rest. Physical examination is allowed systolic murmur the central sign which of following congenital heart disease associated most likely। बच्चों ये तो सबको पता होगा, TOF है, ये एक तरह का TOF है। हाँ जी माशाल्लाह शुक्र है, TOF है। TOF पूरी जिंदगी नहीं बोलना है आप लोगों को, ना ही बोलना चाहिए। टीएफ ने ना जो माशाल्लाह काम किया है ना वो किसी ने नहीं किया। अच्छा जी आगे आ जाओ जी, आगे क्या है। अ 70-year-old woman is brought to have an irregular pulse rate visible. She is experiencing no new symptom at rest or on exertion। ओल्ड है तो ECG there are no P wave and an irregular interval at the rate of 70 on her previous ECG from 4 years ago। She was in sinus rhythm which of following is the most likely approach to next step in management। भाई जान हम देते हैं फैक्टर 10 ने ब्रोकर जिसको हम कहते थे अपिक्साबान, ये आपने याद करना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक है, क्लॉट हो सकता है, इससे बचने के लिए आपने अपिक्साबान देनी होती है, बस ये। आगे देखो, a 72-year-old woman with the syncope has a cardiac monitor placed, the rhythm strip shows a constant PR interval with occasional non-displaced P wave रिजल्टिंग इन ड्रॉप क्यूएस कम्प्लेक्स। क्या वो कह रहा है, कांस्टेंट आपका पीआर इंटरवल है, ठीक है, और एकदम आपकी पीवीएफ जो एब्सेंट हो जाती है, तो क्या आपने कहना है ये आपका मोबिस टाइप 2 होता है, ठीक है। और अगर किसी भी बंदे के अंदर पीआर इंटरवल आहिस्ता आहिस्ता हर लीड के अंदर बढ़ रहा हो और क्यूरस कम्प्लेक्स जो एब्सेंट हो जाए, आपने कहना मोबस टाइप 1 है। और अगर किसी के अंदर आपका जो है वो जनाब आपका जो पी आर जो इंटरवल है वो बढ़ा हुआ है और क्यूआरएस कम्प्लेक्स मौजूद है, तो आपने कहना होता है टाइप 1 हार्ट ब्लॉक। और जिसके अंदर जनाब आपका हाँ एट्री और वेंट्रिकल दोनों इंडिपेंडेंट मूव करें, तो आपने कहना था वो टाइप 3 हार्ट ब्लॉक है, ठीक है बच्चों। तो ये पता होना चाहिए यार। अल्लाह अकबर, यहाँ पे आपने कहना है पिक्सापान, यहाँ पे आपने कहना थर्ड सॉरी सेकंड डिग्री टाइप जो है तो वो वाला है, ठीक है। यहाँ पे TOF है बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपने कहना साइनस टैकीकार्डिया है बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेस है बच्चों, यहाँ पे जो है वो जनाब आपका एक तरह का एओर्टिक डाइसेक्शन है बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है फैट नेक्रोसिस और कोगुलेटिव नेक्रोसिस है बच्चों, मेटाबॉल प्रोलैप्स है,
उसके बाद आपने कहना होता है डायस्टोलिक फीलिंग है। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस होगा। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना है कि फोर्थ में राइट वेंट्रिकल होगा। इसके बाद एओर्टिक मतलब ये सारा ठीक होगा बच्चों की टाइप स्पीड कर दें। एओर्टिक डाइसेक्शन का आपने कहना एक होता है एओर्टिक डाइसेक्शन स्टैंड फॉर टाइप ए जिसके अंदर असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है, स्टैंड फॉर टाइप बी जिसके अंदर जनाब आपने कहना होता है कि जो आपका डिसेंडिंग एओर्टा होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जी यार, दो जिंदगी में मैं पहली दफ़ा रात के 2:10 तक स्कोर चेक करूँ, कोई की खुद की गलत ना बनी हो, चेक करते हैं 1 मिनट। यही है, इधर से पता लगेगा। हैं देखते कौन सा गलत हुआ है। 1 मिनट यार, क्या हमने लगाया नहीं, मेरे ख्याल में लगाया नहीं होगा, कोई कोई एक आधा रह गया होगा लगाने वाला। हाँ ये लगाया नहीं था, चलो ये एस्प्रिन होना था। फीवर फीवर पहले फीवर अगर नहीं। सर जी 3 बजने वाला रिकॉर्ड है आपका। आय हाय हाय बच्चों, बेटा ये 2:10 हो गए हैं, ये देखो। जिंदगी में मैंने इतनी देर वाकई कभी नहीं पढ़ाया जो मैं आप लोगों